क्या तुम पीछे दिख रहे इस पहाड़ की ऊंचाई बता सकते हो? इस पहाड़ की? हाँ। अभी कैलकुलेट करके देता हूँ सर जी। बहुत आसान है सर जी, पहाड़ की ऊंचाई पता करना। ये देखो, हाय, पहाड़ की ऊंचाई तो पता कर ली। चांद, ये चांद कितना ऊंचा होगा, कैसे पता करूं? आगे आगे आगे, बस नब गया, थोड़ा सा रह गया, बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। क्या आपको लगता है कि पहाड़ जैसी ऊंचाई और चांद जितनी दूरी की फासले को हम मेजर करने के लिए एक मेजरिंग टेप का यूज करते होंगे? दोस्तों, इस टाइप की हाइट्स और मेजरमेंट को एक आइडिया से नापा जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट का आइडिया। और ये आइडिया जिस सिद्धांत पर, जिस प्रिंसिपल पर काम करता है, उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। जी हाँ, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स एक कॉन्सेप्ट और है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स। ये दो कॉन्सेप्ट अगर आज आपने मेरे से सीख लिए, ट्रायंगल चैप्टर हलवा लगेगा आपको। पूरा चैप्टर में आप महारत हासिल कर लेंगे। कौन से दो कॉन्सेप्ट बताया मैंने? सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट। तो आइए शुरू करते हैं इन्हीं के साथ इस वीडियो को। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल डियर सर में। आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा सिमिलैरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हम निकालेंगे, जो जो थ्योरम्स इसमें आएंगी वो सब हम करेंगे, सारी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी लॉजिक्स और ट्रिक्स हो सकती हैं, पाइथागोरस थ्योरम हो सकती है, वो सब आज की इस वीडियो में हम खत्म कर डालेंगे, सब कुछ सीख डालेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो सबसे पहले हमें सीखना है सिमिलैरिटी क्या होती है। देखिए, बहुत ही कम शब्दों का यूज करते हुए मैं आपको बता रहा हूं सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स में हम क्या करेंगे। दो फिगर्स कब सिमिलर होंगी? सिमिलर का मतलब होता है एक जैसी, जो दिखने में हूबहू हो। बस एक छोटी सी मैं आपको पहचान बता देता हूं। सिमिलैरिटी हम जब कहेंगे कि दो फिगर्स जब सिमिलर हैं, जब वो दिखने में एक जैसी हो, लेकिन उनका साइज अलग हो सकता है। मतलब दो फिगर, कोई सी भी दो फिगर हैं, दो शेप हैं, अगर वो दिखने में एक जैसी हैं, ठीक है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, चल जाएगा, तो ऐसी दो फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप दो ट्रायंगल देख रहे हैं, दो त्रिभुज आप देख रहे हैं, इन दोनों को क्या हम सिमिलर कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल हूबहू एक जैसे हैं, बस साइज में डिफरेंस है। तो ऐसी कोई भी फिगर, कोई भी शेप जो कि दिखने में एक जैसी हो, उनकी बनावट एक जैसी हो, बस साइज का थोड़ा बहुत डिफरेंस उनके अंदर आ रहा है अगर, तो वो फिगर्स जो हैं वो आपकी सिमिलर कहलाएंगी। मैं आपको एक ऑब्जेक्ट लेकर इसको समझा देता हूं। देखिए, यहां पर मेरे हाथ में आप दो बोतल्स जो हैं पानी की वो देख सकते हैं, इस तरह से ये रही। इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये सिमिलर हैं, सिमिलर फिगर है, सिमिलर ऑब्जेक्ट है। अभी तो ये देखिए एक जैसी है बिल्कुल, आप देख सकते हैं सामने से हर तरह से इनका जो शेप है वो बिल्कुल सेम है। तो सिमिलर फिगर्स क्या हो गई? सेम शेप, लेकिन साइज अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली बोतल छोटी है, ये बड़ी है, साइज इनका जो है अलग अलग है, साइज में इनके डिफरेंस है। तो ऐसी दो फिगर्स जिनका जो सेम हो, शेप जो हो वो सेम हो, लेकिन उनका साइज अलग हो सकता है, तो ऐसी दो फिगर्स आपकी कहलाएंगी सिमिलर फिगर्स। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बात और बताइए, अब एक एग्जांपल, यहाँ पर ना, यहाँ पर मेरे दो फोटो आप देख रहे हैं, क्या ये दोनों फोटोज जो हैं क्या ये सिमिलर हैं? बताइए आप मुझे। जी हाँ, ये सिमिलर है, क्योंकि सेम फोटो है, सेम शेप है, सेम ऑब्जेक्ट है, बस साइज जो है इनका वो डिफरेंट है, वो अलग अलग है, तो इनको हम सिमिलर कह सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए दो फोटो आपको और दिखाता हूं मैं। अब इन दोनों फोटो को आप देखिए, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये फोटोज भी सिमिलर हैं? बताइए आप मुझे। ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है सिमिलर? सर क्या बात कर रहे हो, सिमिलर तो है, ये छोटे बड़े हैं, फोटो भी एक जैसा, सिमिलर होना चाहिए। ये सिमिलर फिगर नहीं है।
सिमिलर होने की एक शर्त और है। यहाँ पर आप देखिए ना, छोटे वाले फोटो को आप देखिए, है तो सेम, साइज भी अलग अलग है, लेकिन ये थोड़ा सा पिचका हुआ नहीं दिख रहा आपको, हल्का सा इससे ज़्यादा ही इसको दबा दिया गया हो। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये अजीब लग रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी यहाँ पर हम दो सिमिलर फिगर्स की बात करेंगे तो उनका साइज जो होगा वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो एक रेशो में भी अलग अलग होना चाहिए। मतलब एक रेशो में उसको घटाया या बढ़ाया गया हो। यहाँ पर अगर हम देखेंगे उस फोटो को तो ज़्यादा ही पिचका दिया है, मतलब उसका रेशो बिगाड़ दिया गया है। तो ऐसी फिगर को हम फिर सिमिलर नहीं कहेंगे कि अगर वो गलत या उल्टे सीधे रेशो में छोटी बड़ी की गई हो। समझ में आ रही है बात? तो सिमिलर फिगर होने की ये भी एक शर्त है कि वो छोटी बड़ी जो साइज में हो रही हैं अलग अलग, वो एक रेशो में होनी चाहिए। ठीक है, बिना रेशो के नहीं कि कहीं से भी घटा बढ़ा दी, एक रेशो में कम की गई हो या एक रेशो के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाया गया हो, लेकिन शेप सेम होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर मैं इन्हीं दोनों बोटल्स को आपको दिखाऊं, अब मैं यहाँ पर देखिए इनका जो साइज बड़ा है वो रेशो में बड़ा है, कि अगर लंबाई भी बड़ी है ना तो इसकी ये मोटाई जो है ये भी बड़ी है रेशो में। अब ऐसा होता है कि ये पतली की पतली रहती, लंबी सी हो जाती तो वो अजीब सी दिखती है ना। तो यही आपको ध्यान रखना है कि सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जिनका सेम शेप हो लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन साइज जो घटा बड़ा होगा वो भी एक रेशो में, एक स्पेसिफिक रेशो में कम या बढ़ती किया गया होगा। ये होता है आपका सिमिलैरिटी का फिगर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर मैं ले लूं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी से भी ज्यादा आसान है। कॉन्ग्रुएंसी वो होती है जहां पर शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, मतलब हू बहू एज इट इज फिगर जो भी दो होंगी आपके लिए सामने, दो फिगर्स हो सकती है, जो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दो पिक्चर्स हो सकती है, एज इट इज जो हो, सेम साइज हो और सेम ही उनका शेप हो, ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फिगर आ चुकी हैं, एज इट इज है, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, ऐसी फिगर्स आपकी क्या कहलाएंगी? ये आपकी कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट फिगर। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप, मेरे सामने मेरे पास दो डायरीज आप देख सकते हैं, हूबहू एक जैसी बिल्कुल सेम। यहाँ पर इनका साइज देखेंगे आप तो साइज भी सेम है, एक ने दूसरी को कवर कर लिया। तो ऐसी दो फिगर्स अगर एक दूसरी को पूरा पूरा कंप्लीटली कवर कर ले तो ये आपकी हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेम से शेप और सेम ही इसका साइज है, तो ये होती है आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब यहाँ पर जैसे कि मैं देख सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों बोटल्स की बात करूं तो अब ये क्या है? अब ये आपके लिए हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, एज इट इज है, सेम शेप सेम साइज। ठीक है, अगर ये यहाँ पर है ये आपका हो गया कॉन्ग्रुएंट और ये आपका हो गया सिमिलर। अब इससे ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन करके आपको नहीं दिखा सकता। ये आपका सिमिलर हो गया और इसको आप हटा देंगे तो ये आपका वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये था आपका कॉन्ग्रुएंट का और सिमिलर का डिफरेंस। अब आइए, बस हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्या करना है? अब आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए चिपका दिया है। आगे बढ़ने से पहले ना एक बात और सुन लो मेरी, आपको मैं ये बता दूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस चैप्टर की जो अभी मैंने आपको नहीं बताई। जी हाँ, नहीं बताई, वो मैं आपको जब बताऊंगा जैसे जैसे हम इस चैप्टर में इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जहां पर जिस चीज़ की जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत आएगी वहां पर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। इसीलिए मेरे साथ साथ आपको पूरी वीडियो देखनी है। चोड़े मत हो जाना कि सर सिमिलर आपने सिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट सिखा दिया, आ गया पूरा ट्रायंगल चैप्टर, ना मुन्ना भी नहीं आया। ध्यान से देखते रहो। यहाँ पर पहला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। के ब्रैकेट में दिए गए ऑप्शंस में से हमें जो फिल्म्स दिए गए हैं इसके अंदर सही वर्ड चूज करके लिखना है। आइए पहला पढ़ते हैं। यहाँ पर है ऑल सर्कल्स आर डैश के जितने भी वृत्त होते हैं वो क्या होते हैं? वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो या फिर सिमिलर होते हैं, मतलब वो समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं, ये हमको बताना है। तो देखिए सर्कल की शेप कैसी होती है आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। सर्कल आपका कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ये आपका सर्कल होता है। अब कितने भी सर्कल हम बना ले, ऐसे कितने भी हम बना ले भाई, रहेंगे तो ऐसे ही। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारे सर्कल क्या होते हैं? वो आपके सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की एक शर्त यह है कि उसका साइज और शेप दोनों ही सेम होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि सारे वृत्त इसी साइज के बनेंगे, कोई बड़ा भी बन सकता है, कोई इससे छोटा भी बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि लेकिन शेप जो है वो तो गोल ही रहेगी। इसका मतलब सेम शेप बट डिफरेंट साइज, ये क्या हो गया? ये आपका सिमिलर हो गया। तो हम यहाँ पर बिल्कुल फटाफट लिख देंगे कि सारे ही सर्कल जो होते हैं वो क्या होते हैं जी? वो आपके सिमिलर होते हैं।
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑल स्क्वायर्स आर, अब स्क्वायर्स ले लो, ठीक है। अब आप क्या ले लेंगे, वर्ग ले लेंगे। इस तरह से आपका वर्ग बनता है जिसकी चारों साइड जो है वो इक्वल होती हैं। तो वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगी कि इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, मतलब सिंपल एज दैट वही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सिमिलर ही हो जाएगा यहाँ पर भी। ये लीजिए जी सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस होते हैं या इक्विलैटरल होते हैं। अब ये क्या आ गया, अब आप सुन लो ध्यान से, बहुत से बच्चों को ऐसा होगा उनको यही नहीं पता होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं। हिंदी में इसको द्विसंबाहु कहते हैं और उसको संबाहु त्रिभुज समभुजा, इस तरह से, मतलब इसकी सारी भुजाएं जो हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं, वो आपका इक्विलैटरल हो गया। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, द्विभुज जो होती है वो आपकी होती है, वो आपका आइसोसेलेस होता है। अब एक बात और बता दूं मेरे दोस्तों, मैंने एक वीडियो ना और बनाई थी इससे पहले ट्राइंगल की, पिछले साल, उसमें मैंने आपको वो सब बताया था कि ट्राइंगल क्या होता है, किसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एंगल के बेस पर कितनी जगह डिवाइड किया गया है, साइड के बेस पर कितनी बार उनको कैटेगराइज किया गया है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, वो सारा जो बेसिक होता है ट्राइंगल का वो मैंने वहां बताया था। अब मेरे दोस्तों इस वीडियो में तो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आप 10th क्लास में हैं, आप 9th में हैं, तो इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर रहा हूं कि आपको ये ट्राइंगल का पता होगा क्या कहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ट्राइंगल ही क्या होता है, फिर आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी जब आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ये आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइए एक और बना देता हूं मैं, ये लीजिए मैंने एक और बना दिया, इसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं। आइए एक और बना देता हूं मैं, ये मैंने एक बना दिया ट्राइंगल, इसकी यहाँ पर ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो क्या ये सिमिलर हो सकते हैं, बताइए आप मुझे। नहीं हो सकते, है ना भाई। देखिए यहाँ दो साइड इक्वल है, यहाँ दो साइड इक्वल है, यहाँ भी दो साइड, लेकिन इनकी शेप तो अलग अलग हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल तो सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इक्विलैटरल की हम बात करें, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मैं ऐसे एक ट्राइंगल बना लूँ, तीनों साइड्स इक्वल हैं। अगर मैं मान ली थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बना दूँ, तीनों साइड्स इक्वल हैं। अगर मैं मान लीजिए थोड़ा सा ऐसा बना दूँ, तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इक्विलैटरल में मैं कैसा भी बना दूँ, शेप हमारी सेम रहेगी, बस साइज अलग अलग होता रहेगा। यही तो सिमिलर की पहचान है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कि जितने भी हमारे इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं वो हमारे सिमिलर होते हैं। ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आने वाले टाइम में आपको ये आसान लगेंगे। देखिए हमारा फोर्थ ऑप्शन है इसका, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, दो बहुभुज, पॉलीगन जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं उसको पॉलीगन बोलते हैं। तो वो क्या होंगे, वो आपके होंगे ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे। तो पहले दो बना लेते हैं। देखिए मैं एक हेक्सागन बना लेता हूं मैं, ठीक है, जो 6 भुजाओं वाला होता है। तो 1 2 3 4 5 6, एक मैंने ये बना लिया। लाइए एक मैं यहाँ पे इसको इरेज करके एक यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा, 1 2 3 4 5 6। तो ये मैंने 2 हेक्सागन बना दिए। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसमें भी 6 साइड्स हैं, इसमें भी 6 साइड्स हैं। आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे। कब कब सिमिलर होंगे, इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, जब उनके एंगल्स जो हों वो कैसे हों। आप खुद बताइए ये सिमिलर कब होंगे, जो एंगल यहाँ बने वही यहाँ बने, जो एंगल यहाँ बने वही यहाँ बने, जो एंगल यहाँ हो वो यहाँ हो, जो यहाँ हो वो यहाँ हो, जो यहाँ हो वो यहाँ हो, और ये यहाँ हो ये वहाँ हो, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स यहाँ पर जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जब वो इक्वल हो, एक जैसे हो, भाई जब तो ये फिगर एक जैसी बनेगी। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, कि जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो तो हमारे बराबर हों। और एंड बी देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, साइड्स कैसी हों, साइड्स भी इक्वल होंगी क्या, नहीं, साइड्स तो इक्वल नहीं हो सकती भाई, ये बड़ा है ये छोटा है। मतलब साइज जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, वो एक रेशियो में घटी या बड़ी हो, प्रोपोर्शनेट हो। वो कैसी हो, वो आपकी प्रोपोर्शनेट हो, प्रोपोर्शन में हो, ठीक है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ मैं, बल्कि पूरा लिख देता हूँ, चलो प्रोपोर्शनेट लिख देता हूँ, ये लो जी, जो आपकी प्रोपोर्शनेट हो, मतलब एक रेशियो में घटी या बड़ी हो, तो वो आपका होगा। देखिए यहाँ पर ये साइड बड़ी है, ये छोटी है, इस एक खास रेशियो में छोटी हो रही है, जब भी तो उस फिगर का साइज छोटा हुआ
तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे फिर क्या है, ये साइड जो है उसकी वो क्या हो, वो आपकी प्रोपोर्शनल हो। यहाँ पर मैं इसको प्रोपोर्शनल ही लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आपको मैंने फिलअप्स करा दिया। मैं चाहता तो यहाँ पर क्या करता, सिर्फ रट्टा लगवा देता आपको, भाई पहले में सिमिलर कर लो, दूसरे में सिमिलर कर लो, इसमें इक्विलेटर भर दो, इसमें इक्वल भर लो, इसमें ये भर लो और आपका काम हो गया। मैं ऐसे भी कर सकता था, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, मेरा ये मानना है कि भाई कॉन्सेप्ट जितना मजबूत होगा, आप चीज़ों को जितनी अच्छी तरीके से समझेंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से आप उनको आगे समझा पाएंगे और उनको आप सीख पाएंगे, उनको आप याद रख पाएंगे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन इसका हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली आपके लिए है, ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे कि भाई क्या चीज़ें क्या हैं। यहाँ पर है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, यहाँ पर आपको दो एग्जांपल देने हैं सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के। तो 2 एग्जांपल सिमिलर फिगर्स के क्या होंगे भाई, सिमिलर कौन सी होती हैं, सेम शेप हो और साइज अलग अलग करो। तो बस इतना सा काम आपको करना है। जो देखिए यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, मैंने 2 स्क्वायर बनाए, एक मैंने छोटा स्क्वायर बना दिया, एक मैंने थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर बना दिया। तो ये आपके हो गई 2 सिमिलर फिगर, ठीक है। मतलब एक आपका एग्जांपल ये हो गया, एग्जांपल ए। एग्जांपल ए में हमने क्या लिया, हमने ले लिए 2 स्क्वायर्स, ठीक है, 2 स्क्वायर्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। इस तरीके से एक एग्जांपल आप और ले सकते हो। आप स्क्वायर की जगह आप रेक्टेंगल ले लो, आप ट्राइंगल ले लो, आप सर्कल ले सकते हो, मतलब जो भी आप चाहो। सिमिलर फिगर का एग्जांपल देना, लेकिन यह बात ध्यान रखना, आप सिमिलर का एग्जांपल है। अब आप 2 रेक्टेंगल ले सकते हैं। एक मैंने यहाँ पर इस तरह से एक रेक्टेंगल ले लिया, एक मैंने थोड़ा सा इसी साइज़ का, थोड़ा सा हमने बढ़ा, जैसे कि हमने 2 बॉटल्स ली थी। अब हमने इसकी लंबाई भी बढ़ाई है ना यहाँ पे इतनी, तो हमने इसकी थोड़ी सी चौड़ाई भी ऐसे करके बढ़ा दी। तो ये आपकी इस तरीके से कुछ सिमिलर फिगर्स हो जाएंगी। इस तरीके से आप ले सकते हैं कि 2 रेक्टेंगल्स ये हमने ले लिए। नॉन सिमिलर की बात करें, जो सिमिलर नहीं है, फिर तो आप कुछ भी ले लो। मैंने नॉन सिमिलर में एक ले लिया बड़ा, यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल ले लिया, इसका ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, और एक मैंने आपका इस तरह से छोटा ट्राइंगल ले लिया। ये आपके नॉन सिमिलर हो गए। इसी तरीके से आप कुछ और, अब आप ले लेना, क्या मैं कराऊंगा ये भी, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। वीडियो स्टार्ट हुए सिर्फ 15 ही मिनट हुए हैं और आपको मैंने इस काबिल बना दिया है, इस लायक कर दिया है कि आप फिगर्स को देखकर ही बता दोगे कि ये सिमिलर है या नहीं है। और यही सवाल है इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, कि हमें ये बताना है कि क्वाड्रिलेटरल जो है 2 ये सिमिलर है या नहीं है। फटाफट देख के बता दो आप, है या नहीं है। कमेंट में आंसर लिख देना। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो है सिमिलर नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हैं कैसे, ये 1.5 सेंटीमीटर की साइड है, ये 3 सेंटीमीटर की, मतलब साइड जो है एक रेशियो में बढ़ रही है, मतलब डबल हुई है भाई। ये भी डबल हुई, 1.5 से 3, ये भी 1.5 से 3, मतलब डबल हो गई। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एंगल जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं है। अगर अभी आप इसका पहला क्वेश्चन जो देखें, उसकी जो लास्ट जो फिलअप्स हमने करी थी वो यही तो थी कि एक पॉलीगन्स जो होते हैं, 2 पॉलीगन्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हो वो इक्वल हो और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो वो सेम प्रोपोर्शन में हो। यही था ना। अब यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शन देखिए, वो तो सेम है भाई, 1.5 का 3 हो गया, 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 लेकिन यहाँ पर एंगल इक्वल नहीं है। एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का, यहाँ पर एंगल ये 90 से ज़्यादा, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है, तो यहाँ पर ये एंगल नहीं है। तो इसी वजह से ये फिगर जो है आपस में, दीज क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर, ये हम इसका आंसर लिख देंगे कि इनको हम देख के ही कह सकते हैं। इस तरह से 6.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहूँगा मैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.2, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इसीलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहें। इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार ये चैप्टर देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ये फेस देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं। पूरी आपको छूट है। आइए बढ़ते हैं आगे। 6.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने सीख ली हैं। हमने सिमिलैरिटी सीख ली, कॉन्ग्रुएंसी सीख ली। हमने एक कॉन्सेप्ट और सीखा है, वो ये है कि कोई भी 2 सिमिलर फिगर्स कब सिमिलर होती हैं, कि जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हो वो प्रोपोर्शनल में हो, मतलब बराबर रेशो में हो। जैसे कि हमने वो हेक्सागन वाले एग्जाम्पल से आपको समझाया था, वो चीज़ें हमने सीख ली थी। अब एक ट्राइंगल बना लेते हैं, बल्कि 2 बनाएंगे हम। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर आपके लिए 2
दो ट्रायंगल जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, इसको मैं ABC नाम दे देता हूँ और इसको मैं PQR नाम दे देता हूँ। अब हमने हेक्सागन वाले केस से ये समझ लिया था कि अगर कौन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये वाला एंगल है, अगर ये बराबर है, ठीक है, ऐसे ही एंगल B बराबर एंगल Q है और एंगल C बराबर एंगल R है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल रेशो में हैं, तो ऐसी दो फिगर्स जो होंगी वो सिमिलर हो जाएंगी। अब अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल भी तो एक पॉलीगन होता है। जी हाँ, पॉलीगन का मतलब क्या होता है? बहुभुज जिसकी ज्यादा भुजाएं हो, दो से ज्यादा भुजाएं हो। अब यहाँ पर देखिए ट्राइंगल त्रिभुज के अंदर तीन साइड्स होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तो यही चीज, यही रूल जो है आपका अप्लाई होता है किसके ऊपर? एक ट्राइंगल के ऊपर भी, कि दो ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे और उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो साइड्स प्रोपोर्शनल में होंगी, इक्वल रेशो में होंगी, तो जब वो दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे, ये बात आपको नोट करनी है। अब यहीं से आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा जो है वो हमेशा ही होगा, यही सिमिलर होने की पहचान है ट्राइंगल की। और यहां से ही आपकी निकल के आती है थेल्स थ्योरम, या जिसको आप बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। ये थेल्स भैया ने आज से 2660 साल पहले जो आए थे, पैदा हुए थे थेल्स, उन्होंने यही निष्कर्ष यहां से निकाला था और वो बीपीटी थ्योरम उन्होंने बनाई थी। वो थ्योरम क्या कहती है? वैसे अगर आपको डिटेल में वो थ्योरम सीखनी है, बीपीटी थ्योरम, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में सिर्फ बीपीटी थ्योरम सीखनी है। अदरवाइज मैं यहां पर सिर्फ दो लाइन में बता देता हूं बीपीटी थ्योरम क्या कहती है। बीपीटी थ्योरम ये कहती है, जो थेल्स थ्योरम है वो ये कहती है कि अगर कोई एक हमारे पास ट्राइंगल है, इसको मैं नाम दे देता हूं X, Y और Z, ये मैंने इसके पॉइंट्स को नाम दे दिया कॉर्नर को। अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, उसकी एक लाइन से पैरेलल हम एक लाइन बनाते हैं, या उसकी एक लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन बनती है, इसको हमने M और N नाम दे दिया, तो ये जो लाइन होगी ना, ये बाकी की दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, इक्वल रेशो में बांट देगी। कैसे? जिस तरह से देखिए, अगर यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये पैरेलल लाइन इसके, ये हमारी MN बना दी हमने, तो ये जिस रेशो में डिवाइड हुआ, मतलब XM, मतलब कि XM अपॉन MY, तो जिस रेशो में ये बटे होंगे ना, ये वाली लाइन बटी होगी, ये रेशो इधर वाली साइड का रेशो के बराबर होगा, मतलब XN और NZ ये इसके बराबर होगा। ये कहती है आपकी बीपीटी थ्योरम कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर किसी भी एक साइड से हम एक अंदर उसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन बाकी की दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। इतनी सी बात है। अब ये थ्योरम कहाँ यूज होगी? अब सवाल कैसे बनेंगे? देखिए 6 पॉइंट में क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, आपको इसकी कुछ मेजरमेंट दे दी जाएगी, इसकी कुछ मेजरमेंट दे दी जाएगी, इसकी दे दी जाएगी, ये आपसे निकालवाने को कहेगा। तो हमें पता होगा भाई एक अगर यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बन रही है तो इनकी रेशो बराबर होगी, फिर 3 की जगह यहाँ पर हम इन तीनों के जो है वो वैल्यूज रख देंगे, इसकी वैल्यू निकालनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। समझ में आ गई बात? तो पूरी थ्योरम देखनी है, देख सकते हो, वीडियो आपके लिए बना रखी है। अब आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, इसका फटाफट बहुत आसान होने वाला है। देखिए यहाँ पर है कि इन फिगर 6.17, ये यहाँ पर हमारे पास फिगर है और हमें यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, इसके अंदर दोनों के अंदर DE पैरेलल BC, मतलब ये DE लाइन जो है ये इस BC के पैरेलल है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये DE जो है पैरेलल है इस BC लाइन के, ये इसके पैरेलल है। अब क्या करना है हमें? फाइंड EC इन फर्स्ट में हमें निकालना है EC, मतलब ये वाली साइड हमें निकालनी है, और AD इन सेकंड, AD कहाँ गया? AD ये रहा, AD निकालना है हमें इस सेकंड फिगर में। तो क्या बताया मैंने? किसी भी एक ट्राइंगल में जब एक लाइन के पैरेलल हम दूसरी लाइन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन बाकी की दोनों साइड्स को एक इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। मतलब यहाँ पर इस लाइन के पैरेलल ये है तो इसने इधर ना इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB जो है वो बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा कि ये जो है इस पैरेलल लाइन की वजह से दोनों साइड जो है वो बराबर रेशो में बटी है। अब क्या करना है हमें? जिनकी वैल्यू हमें दे रखी है उनकी वैल्यू आप पुट कर देंगे। यहाँ पर AD हमें पता है 1.5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.5। DB हमें पता है 3 सेंटीमीटर का है, यहाँ पर हम लिख देंगे 3, इक्वल का इक्वल आ जाएगा। AE हमें पता है 1 सेंटीमीटर का, यहाँ पर 1 लिख देंगे। EC हमें निकालना है तो EC का EC ही रहेगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
EC की 1.5 में होगी तो ये हो जाएगा आपका 1.5 EC और 3 की 1 में होगी 3 1 जार 3 होता है। अब जब आप इसको डिवाइड करने चलेंगे तो हमें तो EC निकालना है, EC यहाँ पर छोड़ेंगे 1.5 मल्टीप्लाई में, ये इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ आगे, तो यहाँ पर EC तो इधर ही रहेगा और यहाँ पर 3 ऑलरेडी था। अब ये 1.5 जो है ये यहाँ पर नीचे डिवाइड में आ गया, पॉइंट हटा के ऊपर एक 0 लगाएंगे, 15 और 30 हो जाएगा और 15 दूनी 30 होता है। इस तरीके से आपका EC निकल के आ गया, EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। ये आपको इसमें करना है, बस वो थ्योरम यूज करनी है और आंसर लेके आने हैं। सेम यही चीज़ अब यहाँ करनी है हमें, तो फटाफट मैं डायरेक्ट कर दूंगा। पहले तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे वही रेशियो इनका बराबर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये है क्या क्या दे रखा है, हमें AD निकालना है तो AD की जगह AD ही लिखा रहने दीजिए। DB हमें पता है 7.2 होता है, AE हमें पता है 1.8 है, EC हमें पता है 5.4 है। अब देखिए यहाँ पर भी ऊपर एक के बाद पॉइंट, वहाँ नीचे भी एक के बाद पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम काट देंगे तो ये जाएगा 18/54 हो जाएगा। 18 3 54 होते हैं, इसको भी हम डिवाइड करके छोटा कर देंगे, 18 1 जार 18 और 18 3 जार 54 होते हैं। अब मैंने आपको एक काटा पीटी की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सिंपलीफिकेशन करना सिखाया था। वहां पर मैंने आपको एक ट्रिक ये सिखाई थी कि भाई अगर इक्वल का निशान है तो आप ना इधर उधर डिवाइड कर सकते हो नंबर्स को। तो यहाँ पर क्या होगा, इस 3 से मैं 72 को डिवाइड कर दूंगा, तो 3 1 जार 3 और ये हमारा जाएगा कितनी बार, ये हमारा जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचेगा 3 चौक 12 24 बार, और ये पॉइंट है ना बीच में, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, मतलब 2.4 आ जाएगा। सब कुछ कट गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ से फाइनल आंसर हमारा निकल के आ जाएगा AD इज इक्वल टू 2.4, मतलब ये वाला जो पार्ट था ये 2.4 सेंटीमीटर हमारा आ गया। ये इसका आंसर आ गया निकल के और ये आपका इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत सिंपल होने वाली हैं आपके लिए। थ्योरम आपको पता होनी चाहिए थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। आइए अगले सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फर्स्ट का उल्टा है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले में क्या था, पहले में हमें साइड्स जो है वो नहीं दे रखी थी, मतलब एक साइड कोई सी गायब थी, हमसे ये कह रखा था कि लाइंस पैरेलल हैं। अब यहाँ पर हमें क्या कहा गया, हमें ना अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं और हमसे ये पूछा गया है कि ये बताइए स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, क्या ये इसके पैरेलल है। सवाल पढ़ते हैं पूरा। E एंड F आर पॉइंट्स। देखिए E और F जो है वो 2 पॉइंट्स हैं PQ और PR पर, ठीक है। ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल है PQR। हमें यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं इसके अलग अलग, हिंदी वालों के लिए भी क्वेश्चन आ ही रहा है, नीचे पढ़ सकते हैं आप। 3 अलग अलग ऑप्शन है, हमें क्या चेक करना है, हमें ये बताना है हर एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या EF लाइन जो है वो इसके QR के पैरेलल है या नहीं है। तो देखिए हम पहले क्या कर रहे थे कि पैरेलल थी तो ये सेम रेशो में होता था। अब इसी का उल्टा कर दो कि अगर ये रेशो सेम आ जाए इनका तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी ना। उल्टी बात कह दी, मतलब ऐसे कह दो वैसे कह दो। अब यहाँ पर हमें देखना है इनका रेशो अगर इक्वल होगा तो ये लाइन पैरेलल होगी, रेशो इक्वल नहीं होगा तो नहीं होगी। तो आइए इसका रेशो पहले चेक करते हैं कि इक्वल है या नहीं है। तो किसका रेशो निकलेगा, PE अपॉन EQ। रेशो निकलेगा PE अपॉन EQ बराबर किसका है, PF अपॉन FR। PF अपॉन FR। अगर ये रेशो बराबर आ जाएगा तो ये लाइन EQ पैरेलल QR हो जाएंगी। तो PE कितना है, PE है हमारा फर्स्ट ऑप्शन में 3.9, EQ है हमारा 3, PF है हमारा 3.6 और FR है हमारा 2.4। अब देखिए इसमें भी एक के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये हो गया आपका इस तरह से। इसमें एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट को खत्म करूँगा तो नीचे एक 0 मुझे लगानी पड़ जाएगी। अब अगर मैं इसको डिवाइड करने चलूँ तो 3 ये 3 से हो जाएगा, 3 कम 3 3 3 9, 3 धाम 30 होता है और यहाँ पर ये 3 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, इसके 12 3 36 होते हैं, 3 8 24 होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको और भी डिवाइड करूँ, जैसे कि मैं करूँ 4 3 12, 4 दूनी 8 और यहाँ पर ये तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर ये तो इक्वल नहीं आए, है ना, इक्वल नहीं है। तो फिर हम क्या लिख देंगे, हम ये लिख देंगे भाई बिकॉज ये आ जाएगा आपका, क्योंकि ये हमारी जो रेशो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों लाइन जो होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे डिटेल में अपना EF इज नॉट पैरेलल टू QR। इस तरह से हम लिख देंगे। क्यों पैरेलल नहीं है भाई, रीजन ये रहा क्योंकि रेशो बराबर नहीं आया। अगर रेशो बराबर आता साइड्स का तो ये पैरेलल होती। इस तरीके से इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो तो नोट हो गया है। बाकी के इसके अदर 2 ऑप्शंस जो है वो आप ट्राई कर लेंगे, क्या पता येस हो जाए। और येस कब होगा, जब ये रेशो यहाँ बराबर आ जाएगा तो वो येस हो जाएगा। आप लिख देंगे भाई क्योंकि रेशो बराबर आ गया तो देयरफॉर येस EF पैरेलल QR, ये आप इस तरह से लिख देंगे। बाकी के 2 ऑप्शन आपका होमवर्क है। आइए अगला सवाल करते हैं।
अब आ गए हैं वो सवाल जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार, प्रूव दैट करने वाले क्वेश्चन, सिद्ध करो। ये कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक और इसका तरीका आज आप मेरे से सीखेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीका है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 6.18 यहाँ पर हमारे पास फिगर है। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इफ LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल टू CD प्रूव दैट। ये हमें साबित करना है कि AM अपॉन AB जो है वो बराबर है AN अपॉन AD के। इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने वाले क्वेश्चन को कैसे स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे गिवन आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है एक तो ये LM पैरेलल CB, मतलब ये जो LM लाइन है ये पैरेलल है इस CB के, CB या BC कुछ भी बोल सकते हैं आप। और दूसरा गिवन हमें दे रखा है LN पैरेलल CD, ये LN पैरेलल है इस CD के। ये दो गिवन हमें दे रखे हैं, इन्हीं गिवन से आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। अब क्या पर क्या करना है आपको, प्रूफ तो आपको ये करना है, तो ये आप गिवन में लिख देंगे, ठीक है। ये आपका गिवन हो जाएगा, ये आपका टू प्रूव हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख देंगे अपने जब भी आप नोट करने चलेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहला गिवन क्या है, LM पैरेलल CB। LM और ये CB ये कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, चैप्टर का नाम ट्राइंगल है ना, कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके ABC ट्राइंगल में, मतलब ट्राइंगल ABC जो ये बन रहा है ऊपर, इसके अंदर ये LM और ये CB आ रहा है। तो हम पहले इसी ट्राइंगल के ऊपर से काम शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा है ABC में, इसमें क्या क्या है, इसमें LM जो है वो पैरेलल है CB के, ये हमें गिवन दे रखा है। अब अगर आपको पता हो BPT थ्योरम अभी हमने पढ़ रखी है, बताया मैंने आपको, तो क्या होगा जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो क्या होगा भाई, ये वाला इसका और इसका जो वो होगा अपॉन का रेशो वो इसके और इसके रेशो के बराबर होगा। ये हमारी BPT थ्योरम कहती है। थ्योरम क्या कहती है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ दोबारा से, ब्लू से ही लिखूंगा यहाँ पे। इनफैक्ट थ्योरम हमारी कहती है बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारी यह कहती है कि AM अपॉन MB, AM अपॉन MB ये जो है इसका रेशो बराबर आएगा AL अपॉन LC के, AL अपॉन LC के। ये आपकी BPT थ्योरम कहती है। लेकिन एक बात आपको और बता दूं, इस थ्योरम की अगर आप थोड़ी सी और गहराई में जाएंगे तो कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ से निकल के आते हैं। अगर आप अपनी बुक का NCERT की क्लास 10th की बुक का आप देखेंगे पेज नंबर 126 पर एग्जाम्पल 1, तो वहाँ से एक निष्कर्ष और निकल रहा है, वो ये निकल रहा है कि BPT थ्योरम के अंदर से ये भी हम कह सकते हैं कि AM अपॉन AB मतलब एक साइड की छोटे वाले पार्ट और बड़े वाले पार्ट का जो रेशो होगा वो दूसरी साइड के छोटे वाले पार्ट और बड़े वाले पार्ट के रेशो के बराबर होता है। ठीक है, आपके सामने एग्जांपल आ रहा है, आप देख सकते हैं इसका पूरा जो लास्ट का ऑप्शन है वहां पर किस तरह से ये हुआ है, ये आपको फिर कभी डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ पॉइंट लीजिए यहाँ से। पॉइंट क्या लेना है हमें, पॉइंट ये लेना है कि यहाँ पर छोटी किसी भी अगर एक ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल हमने दूसरी साइड बनाई है तो छोटी साइड का रेशो बड़ी साइड से बराबर होगा दूसरी साइड के छोटी साइड के बड़ी वाली साइड के रेशो के बराबर। अब यहाँ पर हम इसलिए ये लिख सकते हैं कि AM अपॉन AB, ठीक है, AM अपॉन AB। तो यहाँ पर अब मैं MB हटाकर नीचे से क्या कर दूंगा, नीचे कर दूंगा AM अपॉन AB बराबर होगा AL अपॉन AC के, ठीक है, छोटी वाली और बड़ी वाली का रेशो। तो AL अपॉन AC यहाँ पर नीचे आ जाएगा, इसको हम फर्स्ट का नाम देंगे। तो ये भी BPT थ्योरम के अंदर ही आता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो गिवन हमें दे रखा था इससे हमने इतने पॉइंट्स निकाल लिए। अब आ जाओ दूसरे गिवन पे, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। दूसरा गिवन हमें दे रखा था LN पैरेलल CD। देखिए LN पैरेलल CD ये कौन से किस में आ रहा है, कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये ट्राइंगल में आ रहा है ACD या ADC, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम काम शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ACD क्या क्या है दे रखा हमें गिवन, LN पैरेलल CD। अब यहाँ पर हम वही बात लिखेंगे बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग। अब वही बात अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये वाला थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AN अपॉन AD, AN अपॉन AD मतलब छोटा पार्ट लो फिर पूरा बड़ा साइड ले लो, इसका रेशो बराबर होगा AL अपॉन AC के। AL ऊपर आ गया छोटा और नीचे आ गया आपका फुल साइड AC। अब यहाँ पर देखिए इसको मैंने सेकंड ऑप्शन का नाम दे दिया। अब यहाँ पर अगर मैं इनका दोनों का आपस में कंपैरिजन करूँ तो मैंने ये यहाँ पर पाया कि AM अपॉन AB भी AL अपॉन AC के बराबर है और AN अपॉन AD भी AL अपॉन AC के बराबर है। भाई ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या
क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये दोनों भी आपस में बराबर हो गई, क्योंकि ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे सबसे लास्ट में, यहाँ पर हम आगे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या निष्कर्ष निकाल लिया, कंक्लूजन हमारा निकला कि ए एम अपॉन ए बी जो है वो आपका बराबर है ए एन अपॉन ए डी के। यही तो हमें प्रूफ करना था, देख लीजिए आप, यही तो प्रूफ करना था हमें। यहाँ पर हमें प्रूफ ये करना था कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू एन अपॉन ए डी, और ये आपका प्रूफ हो चुका है। आप यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में हैंस प्रूफ, और आपका आंसर जो है वो आ चुका है। तो इस तरीके से प्रूफ करने वाले क्वेश्चन अब आगे के सारे ऐसे ही होंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें गिवन पे नजर मारनी है, वो गिवन कौन से ट्राइंगल में हो रहा है उस ट्राइंगल को उठाना है, वहां से हमें थ्योरम लगानी है, जो भी चीजें हमें लगानी हो सकती हैं वो लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम प्रूफ करेंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए सवाल क्या है कि इन फिगर 6.20 ये हमारे पास फिगर दे रखी है, वही गिवन हमें दे रखा है। साबित क्या करना है, आपको करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर। ये जो ई एफ लाइन है ये इस क्यू आर लाइन के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है, समांतर है। अब देखिए क्या आप कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है, वही तरीका आपको लगाना है। प्रूफ दैट वाला कोई भी क्वेश्चन हो आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप गिवन लिख लेंगे, वो सब आपका काम है, गिवन टू प्रूव और प्रूफ को सब आप ऊपर का नंबर का जो है ना फ्री का जो लिखनी है वो लिख देना। मैं मेन पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहले पहला गिवन देखा, ये गिवन कौन से ट्राइंगल में हो रहा है वो देखेंगे, तो डी और ओ क्यू, डी ई ओ क्यू ये रहे, तो ये ट्राइंगल हमारा बनेगा डी ई ओ क्यू के अकॉर्डिंग ओ क्यू, और ये लाइन जाएगी सीधी पी, मतलब पी क्यू ओ। ये जो ट्राइंगल है पी क्यू ओ या ओ पी क्यू, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर ये लाइन पैरेलल है, तो हम पहले यही लेंगे। हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू ओ डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ठीक है भाई, डी ई ओ क्यू के पैरेलल है। अब क्या करना है, अब आपको वही करना है, बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम द्वारा क्या होगा, बीपीटी लगाने पर ये होगा कि भाई इसका और इसका रेशो बराबर आ जाएगा इसके और इसके रेशो के। तो पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू का रेशो बराबर हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ के रेशो के। ये हमने फर्स्ट इसको नाम दे दिया, समझ गए बात। देखिए ये ट्राइंगल है हमारा पी क्यू ओ, इसके अंदर मैंने थ्योरम लगाई, तो ये लाइन पैरेलल है इसके डी ई, तो यहाँ पर पी ई अपॉन ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ के। देख पा रहे हो ना आप, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा गिवन से ये पॉइंट हमारा निकल के आ चुका है। अब अगले पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पर मैं एक अलग से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे इसकी, डी एफ पैरेलल ओ आर। ये कौन से ट्राइंगल में, इसको देखो फटाफट, डी एफ ये रहा, ओ आर ये रहा, तो ये ट्राइंगल है आपका ओ आर पी, मतलब पी ओ आर, या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, पी ओ आर में बोल देता हूँ। यहाँ पर समझ में आ रही है ना बात। देखिए मैं यहाँ पर इसलिए हाथ घुमा रहा हूँ ताकि आपको ये ट्राइंगल अलग से दिखने लगे, विजुअलाइज होने लगे, इतना पार्ट पी ओ आर। तो अब हम लेंगे नाउ इन ट्रायंगल त्रिभुज पी ओ आर के अंदर क्या है पैरेलल, डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के। वही बात करेंगे हम बाय बी पी टी। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा पी डी अपॉन डी ओ। क्या होगा, पी डी अपॉन डी ओ जो है वो बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है, इसको हमने सेकंड नाम दे दिया। अब आप जब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब कंपैरिजन कर लो फटाफट, आप खुद करो अपनी आंखों से, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, पीई और ई क्यू बराबर है पी डी अपॉन डी यू के, ठीक है। पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पीडी अपॉन डी ओ के, और पी एफ अपॉन एफ आर भी बराबर है पीडी अपॉन डी ओ के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। समझ में आई बात भाई, ये वाला पार्ट भी इसके बराबर और सेम यही पार्ट भी इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ पर हमारा जो निष्कर्ष कंक्लूजन निकल के आया वो निकल के आया पी ई अपॉन ई क्यू। पी ई अपॉन ई क्यू जो है वो बराबर हो गया इन दोनों को कंपैरिजन करने पे किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के, पी एफ अपॉन एफ आर के। अब ये पी ई और ई क्यू है कहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पीई और ई क्यू तो ये रहा सबसे बाहर वाली साइड, देख लो। पीएफ और एफ आर इधर की सबसे बाहर वाली साइड है, पीएफ अपॉन एफ आर। तो ये कौन से ट्राइंगल की साइड है, ये है सबसे बड़े ट्राइंगल की, पी क्यू आर की। देखिए पीई अपॉन ई क्यू
और पी एफ अपॉन एफ आर, ये पूरी जो ट्राइंगल पी क्यू आर है इसकी साइड से। और अगर हम बीपीटी थ्योरम की उल्टी की बात करें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है, बीपीटी क्या होता है पहले ये सीख लो। बीपीटी आपको पता है, बीपीटी थ्योरम ये कहते हैं कि अगर किसी एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ कर दें तो उसकी जो साइड्स हैं उनका रेशो जो है वो बराबर होता है। कन्वर्स इसका उल्टा हो जाएगा, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर उसकी साइड्स का रेशो बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो बीच में लाइन ड्रॉ हुई है वो उस दूसरी वाली लाइन से पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर हम क्या लगाएंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर आप बीपीटी थ्योरम का उल्टा लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जब इनका रेशो बराबर आ जाएगा तो इनकी जो ये साइड्स हैं पैरेलल हो जाएंगी। कौन सी वाली, ई एफ साइड जो है वो पैरेलल हो जाएगी क्यू आर साइड के, ये हमारी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात, यही तो प्रूफ करना था। जी हाँ, देख लीजिए ना आप खुद, यही तो प्रूफ करना था, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर, एक बार लिख दिया बल्कि मैंने पैरेलल लिखा जाएगा यहाँ पे, ई एफ पैरेलल क्यू आर। समझ में आई बात, तो ये हमारे पास पूरा इसका कंक्लूजन निकल के आ चुका है, आंसर हमारा आ चुका है। देखिए क्यों आ चुका है, क्योंकि इसकी जो साइड्स का रेशो है वो बराबर है, जब साइड का रेशो बराबर आ जाएगा तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। इसी का सीधा अगर हम करें तो जब लाइन पैरेलल होंगी तो साइड्स का रेशो बराबर होता है। यही आपकी बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, ये हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर लिया। कोई सा भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा बहुत आसान लगेगा, देखिए ना कितना आसान हो गया अब चीज़ आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने इस काबिल कर दिया है कि आप, अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो ना क्वेश्चन में, कोई फिगर भी नहीं दे रखी हो, जब भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे, यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम का प्रयोग करते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए प्रूव दैट, ये साबित करो कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। कुछ समझ में नहीं आया हमें ट्राइंगल समझ में आ गया, तो ट्राइंगल बनाएंगे पहले। आइए ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, एक त्रिभुज मैंने यहाँ पर बना लिया है। थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई, सीधी बनाएंगे, तो ये लीजिए सीधी लाइन आ गई। ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, इसको हम नाम भी दे देंगे ए बी सी का। इतनी बात हमें समझ में आई। अब आगे कहा गया हमसे अ लाइन ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉ की गई है, कैसे, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट पे से, मतलब बिल्कुल बीच का पॉइंट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक साइड हमने ए बी ले ली, इसका बिल्कुल बीचों बीच का एक पॉइंट ले लेंगे, मिड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो दी गई लाइन को दो आधे आधे भाग में अलग अलग डिवाइड कर देगा। तो वहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ की गई है, एक लाइन वहाँ से ड्रॉ कर दी गई है, ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है। अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है, इस साइड की ये लाइन पैरेलल हो चुकी है, तो इसको हम डी ई नाम दे देंगे, जो कि पैरेलल हो गई बी सी के। तो क्या हो रहा है जी, साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल आधा आधा काट देना। इंटरसेक्ट का मतलब सिर्फ काटना, कहीं से भी काट सकती है, लेकिन अगर कहीं सवाल में आ जाएगा लिखा हुआ बाइसेक्ट, फिर इसका मतलब होगा आधा आधा काटना। कई बार सिर्फ यही वर्ड आपको हिंट देगा कि आपको सवाल में क्या करना है, इसलिए आपको बता रहा हूं। बाइसेक्ट मतलब बिल्कुल बीच में से आधा आधा कर देना, इंटरसेक्ट मतलब सिर्फ काट देना कहीं से भी। तो बाइसेक्ट कर रही है, अब यही साबित करना है कि यहां से हमने इसके मिड पॉइंट में से, अब देखिए जब ये इसका मिड पॉइंट है तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बिल्कुल आधा आधा कटा होगा, मतलब ये बराबर होगा, है ना। और यहां से लाइन ड्रॉ की, अब हमें ये बताना है कि भाई ये भी बराबर है, ये बताना है कि इसने इसको भी बाइसेक्ट किया, आधा आधा काटा है। देखिए वैसे आपने अगर इतनी आप इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं तो आप समझ गए आधा आधा काटा हुआ, क्यों, क्योंकि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल चल रही है और इसको आधा आधा काटते हुए चल रही है। तो इसको जब आधा काटा वो बिल्कुल सीधी ही जा रही है, तो जाहिर सी बात है उधर वाली लाइन को भी आधा आधा काटेगी, है ना। ये चीज़ तो हमें पता है, लेकिन अब प्रूफ कैसे करेंगे, लिखित में कैसे दिखाएंगे। देखिए तो सबसे पहला काम आपको वही रहेगा, आपको गिवन वगैरह लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपका वही आप लिखेंगे, यहाँ पर गिवन जो आपको दे रखा है, इसके भी आपके मार्क्स होते हैं लिखने के। तो गिवन में हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी है, जहाँ पर डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, इतना हमें गिवन है। और जब इसने ये मिड पॉइंट है इस लाइन का ए बी का, तो ए डी और डी बी भी बराबर होंगे, क्योंकि आधे आधे डिवाइड होंगे। और मिड पॉइंट होने की वजह से डी इज़ द मिड पॉइंट, डी जो है वो क्या है, वो आपका एक मिड पॉइंट है, ये भी लिख देता हूँ मैं।
तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर नीचे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर AD बराबर जो है वो DB हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये आधा पॉइंट था, बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट था, तो इसका मतलब ये बराबर ये वाला पार्ट है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये आपका हो गया गिवन। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है, टू प्रूव, अब आप लिखेंगे टू प्रूव, ये आपका यहाँ पर रहेगा। क्या प्रूफ करना है आपको, आपको प्रूफ करना है ये कि AE बराबर है EC के, AE बराबर EC है, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट आपस में बराबर है, ये EB है, इसका मिड पॉइंट है, ये हमें साबित करना है। अब देखिए क्या हम यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन की, अगर मैं बात करूँगा तो सॉल्यूशन हमारा होगा। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ट्राइंगल क्या है भाई, इन ट्राइंगल ABC के अंदर अगर हम बात करेंगे तो DE पैरेलल है BC के। अब क्या करना है आपको पता है, BPT लगानी है। तो अगर हम देखें बाय BPT थ्योरम लगाएं अगर हम, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB। ये तो अब समझ में आ ही रहा होगा, कई बार कर चुके हम भाई। AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के, तो बराबर होगा इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखिए एक बात, गिवन में हमें ये पता है कि AD और DB बराबर है, मतलब ये वाला पार्ट बराबर है, तो क्या मैं इस DB की जगह AD लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। जब AD और DB बराबर है तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ यहाँ पर, या तो मैं इस DB की जगह AD लिख दूँ, या फिर मैं इस AD की जगह DB लिख दूँ, बात वही रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पर इस DB की जगह नीचे, क्योंकि DB और AD बराबर है, तो इस DB की जगह मैं AD लिख देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा AD अपॉन AD। समझ में आई बात, ये DB भी AD लिख दिया क्योंकि ये इसके बराबर था, इस वजह से। इधर मैंने कुछ भी नहीं किया, ये AE अपॉन EC एज इट इज़ है। अब देखिए AD से AD कट जाएगा एक बार, AD एकम AD, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, अब आपका रह गया 1 इधर रह गया, इक्वल टू AE अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE बराबर आ जाएगा आपका EC एकम EC होगा, ये आपका EC हो गया, और ये यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। यही तो प्रूफ करना था, जी हाँ, ये तो प्रूफ करना था, हो गया आपका AE अब इज इक्वल टू EC, ये हमें प्रूफ करना था, ये आपका हो चुका है, हैंस प्रूफ आप लिख देंगे तो बहुत ही आसान हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए। अगर आपको ये तरीका आपने सीख लिया मेरा वाला, देख लिया आपने, ये तरीका भी आपका, ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, तो बस मेरे साथ बने रहें। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहाँ पर आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेंगी। आप में से कई सारे बच्चों का सवाल रहता है, जब मैं वर्कशॉप वगैरह करता हूँ मैं, तो वहाँ पर बच्चे डायरेक्ट सवाल पूछ सके, सर हमें कैसे पता लगेगा कहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, कहाँ पर नहीं करनी, तो वो भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए पूरी वीडियो आप देखेंगे, हर एक चीज आपको सिखाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे तो वो 7 का उल्टा है, जो हमने 7 में किया है उसका अगर आप उल्टा कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 बन जाता है, वो आप ट्राई कर लेना घर पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करवा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है ऑप्शन, क्वेश्चन क्या है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, एक समलंब है ABCD, एक ट्रेपेजियम है, तो वो मैंने यहाँ पर बना लिया ABCD, ये मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। इन विच, जिसके अंदर AB पैरेलल DC है, जिसमें ये AB साइड जो है ये पैरेलल है DC के। आपको पता होगा ट्रेपेजियम की सिर्फ 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, बाकी की नहीं होती, अलग होती है। तो एंड इट्स डायगोनल्स, और जो उसके विकर्ण हैं, डायगोनल्स हैं, वो क्या है, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, काट रहे हैं, एट द पॉइंट O बिंदु पर ये BD और AC इसके डायगोनल्स हो गए। मतलब अगर हम कोनों को मिला देंगे तो वो डायगोनल बन जाएगा, तो AC और BD जो है वो O पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ये साबित करो। साबित क्या करना है, AO अपॉन BO, AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO के, बराबर है CO अपॉन DO के। ये आपको कुछ अटपटा सा प्रूफ करना है, लेकिन आपने तो मुझसे तरीका सीख लिया ना प्रूफ करने का, तो आइए तरीके से स्टार्टिंग करेंगे। तो हमें क्या क्या यहाँ पे गिवन है, यहाँ पर हमें एक ट्रापेजियम दे रखा है, पॉइंट दे रखे हैं, हमें प्रूफ करना है ये। अब हमें देखिए प्रूफ क्या करना है, AO और BO क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या लाना है हमें, AO और BO लाना है। तो AO और BO, AO लाना है एक तो हमें, और हमें लाना है CO DO, CO और DO। अब देखिए किस किस ट्राइंगल में ये आ रहे हैं ये पता लगाओ, दया जब भी बात बनेगी। हाँ देखिए AO और DO और BO, मतलब ये सब कहीं यहाँ कहीं घूम रहे हैं। दया बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ये सब यहाँ कहीं पर घूम रहे हैं, मतलब ट्राइंगल ABD के आसपास ये घूम रहे हैं। देखो AO भी इसके अंदर मिल जाएगा हमें, OD या फिर DO भी मिल जाएगा और BO भी मिल जाएगा, मतलब हमें ये ABD ट्राइंगल में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दया इसका कुछ करो, यहाँ पर हम कर देंगे, हम किसका करेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा, ABD,
ए बी डी, या फिर आप ए डी बी भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पर। अब ये मुझे कैसे पता लगा कैसे करनी पड़ेगी, देखो प्यारो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइएंगल, ये रहा ए बी डी, इसके अंदर हमें क्या क्या साबित करना है, हमें लाना है डी ओ और बी ओ। हमें डी ओ और बी ओ हमारे प्रूफ में नजर आ रहा है, तो हमें इसका मतलब डी ओ अपॉन बी ओ चाहिए। ये अपॉन कब आएगा, ये अपॉन जब आएगा जब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होके इसको भी वो लाइन कट करेगी और इसके पैरेलल होगी, जब तो आएगा डी ओ अपॉन बी ओ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक सीधी पैरेलल लाइन, यहाँ पर हम इसको ई पॉइंट पर कट करा देंगे, इसके पैरेलल बनाएंगे। अब इसके पैरेलल जब ये होगी जभी तो ये बी ओ और डी ओ अपॉन होगा, समझ में आई बात। तो इस वजह से हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या किया, आप लिखेंगे एक चीज़, आप गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और वहाँ पे आप लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, वी हैव ड्रॉन अ लाइन ई ओ पैरेलल टू ए बी इन ट्राइंगल ए बी डी। इस तरह से आप पूरा लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कि हमने एक ई ओ रेखा को है हमने बनाया है, ड्रॉ किया है, खींचा है, जो कि ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ से क्या क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया आपका ए बी पैरेलल ई ओ, ये सब लिखना है। मैं तो आपको मेन पॉइंट की बातें बताऊंगा। तो अब देखिए क्या होगा, अब ये ट्राइंगल हम लेंगे, इसके अंदर वही हम करेंगे, क्या हम करेंगे, इसके अंदर पहले हम लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ए बी डी में ए ई जो है वो ए थोड़ी पैरेलल है, इन ट्राइंगल ए बी डी में ये रहा ई ओ पैरेलल ए बी, ई ओ पैरेलल ए बी, ये पैरेलल है। अब हम लगा देंगे इसमें वही अपनी बीपीटी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वही बाय बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा। अब बीपीटी अब लगेगी, पहले नहीं लग सकती थी क्योंकि अब यहाँ पर एक लाइन दूसरे के पैरेलल आ चुकी है। तो बीपीटी लगाने के बाद क्या होगा, ए ई अपॉन ई डी, इधर वाली दोनों साइड्स का जो रेशो होगा वो डी आएगा, ठीक है, डी वो बराबर होगा इधर वाली दोनों साइड्स के, मतलब बी ओ के और डी ओ के। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर बी ओ अपॉन डी ओ, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है, बी ओ और डी ओ डी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे प्रूफ में डी ओ है इसलिए हमने डी ओ लिख दिया है। तो ये हमारे पास एक हो गया है। अब और क्या क्या कर सकते हैं, अब देखिए दोबारा आपको और से ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। देखिए कैसे जाएंगे, यहाँ पर तरीका ये है कि हमें सी ओ चाहिए। सी ओ कहाँ मिलेगा, हमें सी ओ मिलेगा यहाँ नीचे, सी ओ, और हमें क्या चाहिए, ए ओ चाहिए, ए ओ मिलेगा यहाँ, मतलब ए ओ अपॉन सी ओ, मतलब ये वाली लाइन किस में आ रही है दया, ये लाइन तो इस ट्राइंगल में आ रही है, ट्राइंगल ए डी सी में, समझ में आ रही है बात, ट्राइंगल ए डी सी तो इसके अंदर आ रही है। तो अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी। और देखिए कमाल की बात यह है कि इस ए डी सी ट्राइंगल में भी ये ई ओ ही पैरेलल है। जी हाँ, देखिए ना, पहले ट्राइंगल था उल्टा, पहले था ट्राइंगल ये वाला, इसमें भी ये ई ओ ही पैरेलल आ रहा था। अब हमने ट्राइंगल ले लिया ये ए डी सी वाला, तो इसमें भी हमारी पैरेलल लाइन यही ई ओ रहेगी, जो कि अब डी सी के पैरेलल है। तो इन ट्राइंगल ए डी सी ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। अब हम इसमें भी लगाएंगे बाई पाइथा थोड़ी बीपीटी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम भी आएगी आगे अभी। तो ये बीपीटी हम लगाएंगे, बीपीटी लगाते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दें कि ये जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये सब आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आ रहा होगा। ए ई अपॉन ई डी और ए ओ अपॉन ओ सी या सी ओ, ठीक है, इस बड़े ट्राइंगल में अभी हम चल रहे हैं। तो ये आ गया यहाँ से, इसको हम सेकंड नाम दे देंगे। अब वही ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करेंगे क्या करेंगे, हम करेंगे अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम क्या पाएंगे, हम ये पाएंगे, हम वही पाएंगे कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। मतलब ए ई अपॉन ई डी के बराबर बी ओ डी ओ भी है, बी ओ अपॉन डी ओ भी है, और ए ई अपॉन ई डी के बराबर ही ए ओ अपॉन सी ओ भी है। तो जब ये इसके बराबर है और यही चीज़ दोबारा से इसी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी बराबर है। समझ में आ रही है बात, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये इसके बराबर हो, ये इसके भी बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। ये आ गया आपका बराबर होगा। यही तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ नहीं करना था।
ध्यान से देखो ना, ये प्रूफ थोड़ी हुआ है, हर बार ऐसे थोड़ी है कि बस आपका आते आंसर आ जाएगा। भाई अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में तो चीज़ें बदलेंगी, थोड़ी सी चीज़ें हमें ध्यान से और देखनी पड़ेंगी। अभी आंसर नहीं आया है, हमें प्रूफ करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, लेकिन हमारा निकल के आया है BO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन CO। थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा उल्टा सीधा है। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AO अपॉन, अब भी कोई बात चेंज हो गई क्या, ये जो बाद में लिखा हुआ था ये इसके बराबर है, तो मैंने इसको बाद में से छोड़कर यहाँ से हटाकर, मतलब पहले छोड़कर इसको मैंने बाद में लिख दिया। भाई B ये रहा ना, AO अपॉन CO का CO है, ये बराबर है BO अपॉन DO के। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, अगर मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, या आप ऐसे समझ लो ये BO जो है ये इधर नीचे बराबर में इधर आकर क्या होगा, भाई ये नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग। जब इसकी नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये BO पहुंच जाएगा नीचे, तो यहाँ AO तो ऑलरेडी ऊपर था पहले से रहेगा, ये BO क्रॉस मल्टीप्लाई की वजह से आ गया नीचे, तो ये आ जाएगा इसके नीचे, और ये CO मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होने की वजह से पहुंच जाएगा ऊपर, और ये DO जो है ये अपनी जगह पर ही रहेगा। दोबारा समझ लो, ये स्टेप मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने सिर्फ इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, सिर्फ इन दोनों की, मतलब ये यहाँ पर से यहाँ आ गया तो BO यहाँ पहुँच गया और ये CO उठ के वहाँ पहुँच गया। मतलब एक तरीके से समझ लो इन दोनों की हमने जगहों को बदल दिया है, इनकी जो प्लेसेस थी उनको हमने चेंज कर दिया, क्योंकि इक्वल था, हम ऐसा कर सकते थे इक्वल के केस में। अब क्या कुछ बनी शक्ल, अब देखिए हो गया आपका प्रूफ। तो ये एक स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा हो चुकी है आपकी क्रॉस वाली करने की। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जाहिर सी बात है चीज़ें एडवांस होंगी। तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना था AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू C अपॉन DO। ये आपका हैंस प्रूफ हो चुका है आपका आंसर। मुश्किल से मुश्किल सवाल होंगे आपसे, मुश्किल से मुश्किल सवाल। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी मैंने कॉन्सेप्ट सीखा, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब हम करेंगे, वो आपको मैंने समझा दिया इस क्वेश्चन से, और कितने बढ़िया तरीके से हमने शॉर्ट में ही अपना आंसर लेकर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस एक्सरसाइज का वो इसका उल्टा है, ठीक है, एक सीधा एक उल्टा चला है इस पूरे एक्सरसाइज में। भाई 7 मैंने कराया, 8 उसका उल्टा, अब ये 9 मैंने कराया, 10 इसका उल्टा है। 10 में क्या है, 10 में आपको ये कंडीशन दी गई है कि अगर ऐसी कंडीशन है और ये सब हो रहा है तो ये प्रूफ करो कि ये फिगर एक ट्रेपेजियम है, ऐसा है वो क्वेश्चन। इसमें क्या था कि ये सब चीज़ें हैं, मतलब हमें दे रखा था भाई पहले से ट्रेपेजियम है और ये प्रूफ करो, उसमें उल्टा हो जाएगा। ये सब दे रखा है आपको प्रूफ करना है ट्रेपेजियम का, इसका उल्टा जाना है, वो आप ट्राई कर लेना। नहीं होगा तो मैं हूं ना आपके लिए, यहाँ पर आना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फेसबुक पर फॉलो कर लेना, आप हमसे वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। अब आइए, आपकी 6.2 तो कंप्लीट हो चुकी है, बहुत बहुत ज़्यादा बधाई हो आपको। अब हम स्टार्ट करेंगे 6.3 और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, पहले हम वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज, कमेंट करके बता देना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अभी तक यहाँ तक मेरे साथ बंधे हुए आए हैं, सीखते हुए आए हो, पूरा चैप्टर आप सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सपोर्ट के लिए और मुझे समझने के लिए। दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे 6.3 और उससे पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। यहाँ पर हेडिंग मैंने लगाई है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, के त्रिभुज के समरूपता के क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, क्या क्या कंडीशंस होंगी कि जिनसे हमें पता चल जाए कि भाई दो त्रिभुज, दो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दी है डायरेक्ट ही, इनको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़ा सा मैं डिटेल में डिफाइन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला क्राइटेरिया है आपका एंगल एंगल एंगल, यार इसको आप शॉर्ट में ए दिखाएंगे। ये एक एंगल को डिनोट करता है। क्या मतलब हुआ इसका, मान लीजिए दो ट्राइंगल है कोई भी हमारे पास, अगर उन ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे तीनों वो बराबर आ जाएंगे तो फिर वो दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, वो दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको समझा भी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लूँ, दो ट्राइंगल मैंने ले लिए, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया। अब अगर इन दोनों का ये एंगल बराबर हो, ये वाला एंगल बराबर हो, ये एंगल बराबर हो, तो ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर माने जाएंगे। ठीक है, ऐसे एंगल एंगल अगर कोई दो भी बराबर हो जाते हैं तो भी कई बार आपका ये सिमिलर हो जाएगा, सिर्फ दो एंगल्स पर भी। तीसरा ऑप्शन है आपका साइड साइड साइड। अगर दो ट्राइंगल, दो त्रिभुज आपको कोई से भी दे रखे हैं, दो त्रिभुज दे रखे हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो भी ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया साइड एंगल साइड। ये भी एक क्राइटेरिया होता है आपका कि अगर हमें जो गिवन ट्राइंगल दे रखे हैं, दो ट्राइंगल, उनकी एक साइड, कोई सी भी एक साइड इक्वल है,
कोई सा भी एक एंगल इक्वल है और दूसरी कोई साइड इक्वल है। तो अगर ये कंडीशन भी हमें दो ट्राइंगल में देखने को मिलती है कि किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर उनकी एक साइड इक्वल है, उनका एक एंगल इक्वल है और दूसरी साइड इक्वल है, तो उसको भी हम सिमिलर मान लेंगे, वो सिमिलर हो जाएंगे। इनफैक्ट मानना क्या है, वो हो ही जाएंगे। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पर सवाल है कि स्टेट विच पेयर्स ऑफ द ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। हमें बहुत सारी फिगर्स दी गई हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें ये बताना है इनके अंदर से कौन कौन से ट्राइंगल्स के जो पेयर्स हैं वो सिमिलर हैं। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज बाय यू, और कौन सा क्राइटेरिया ये फॉलो कर रहे हैं सिमिलर होने के लिए, वो भी हमें लिखना है। और कुछ लिखना है क्या हमें, एंड राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबलिक फॉर्म, और उनको सिंबलिक फॉर्म में भी लिखना है। सिमिलर की सिंबलिक फॉर्म अभी आपको बताता हूँ कि कैसे उसको दिखाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमने आपको क्या बता रखा है, ये बता रखा है कि भाई आप या तो साइड होगी या एंगल होगा, साइड होगी। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ 60 और ये 60 मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक इक्वल है। 80 डिग्री, दूसरा भी डिग्री यहाँ पर कॉमन है, एंगल कॉमन है। 40 डिग्री और 40 डिग्री मतलब यहाँ पर तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मतलब एक ही साइड वाले एंगल्स हैं, वो इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बिकॉज इस तरह से हम लिख देंगे डायरेक्टली, क्योंकि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। तो यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है। तो हम लिख देंगे एक जैसे बाय एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, यहाँ पर आप पूरा लिखेंगे बाय एंगल क्राइटेरियन। तो क्या होगा, अब देखिए सिंबलिक फॉर्म कैसे लिखी जाती है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, ये जो निशान आप देख रहे हैं, सिंबल देख रहे हैं, इस तरह से जो मैंने बनाई एक छोटी सी वेव लेयर, ये आपकी पड़ी जाती है इज सिमिलर टू। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ऐसे आपको ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाना है। तो देखिए तीनों चीज़ें हो गई। हमने यहाँ पर ये भी पता लगा लिया कि ये सिमिलर है, कौन सी क्राइटेरिया लग रहा है, एंगल का लग रहा है, और हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख दिया है। बस इतना सा काम करना है। ऑप्शन फर्स्ट ही हो गया। सेकंड आप देख लेंगे बिल्कुल उसी की तरह है। थर्ड आप देखेंगे, फोर्थ में यहाँ पर लेता हूँ। अब देखिए फोर्थ में यहाँ पर अगर हम नज़र मारें तो यहाँ पर एक एंगल 70 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है ना भाई, कोरस्पॉन्डिंग में होना चाहिए। और अगर हम साइड देखें तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, चलो यहाँ पर 2.5 यहाँ पर 10 है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सिमिलर होगा या नहीं होगा। आप मुझे बताइए क्या इसको मैं सिमिलर मानूँ या ना मानूँ, बताइए मुझे आप। देखिए मेरे दोस्तों, कई बार आपको ना ज़रूरी नहीं कि ट्राइंगल ऐसे रखे रखाए मिल जाए हलवा के बस खा लो। कई बार शेप जो होती है वो उल्टी पुल्टी भी हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर मैंने नज़र मारी इसकी साइड्स पर, तो यहाँ पर है 5 और 10 और 2.5 और 5, मतलब ये डबल हो रही है। देखिए 5 का दुगुना 10 होता है, 5 का डबल 10 होता है, और 2.5 का डबल 5 होता है। मतलब यहाँ पर इसकी साइड जो कुछ रेशो में तो आ रही हैं, डबल के रेशो में आ रही हैं, मतलब शायद ये कुछ है। थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अब देखिए इस फिगर को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा इसकी पोजीशन को क्या होगा, मैं आपको पेपर की हेल्प से करके दिखाता हूँ। जब आपको और बड़े तरीके समझ में आएगा, मैं बोल के समझा दूंगा, हो सकता है आपके ऊपर से चला जाए। देखिए यहाँ पर मैं एक पेपर की हेल्प ले रहा हूँ। ये फिगर कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये वाली साइड आपकी 5 हो गई, ये वाली साइड आपकी 2.5 हो गई, ये आपका एंगल 70 डिग्री हो गया। तो ये इस तरह से एंगल है आपका, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा ऐसे करके पलट दूं, देखिए दोबारा पलट रहा हूँ, ये ट्राइंगल इस तरह से है हमारा। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से पलट दूँ तो क्या होगा, तो ये होगा, ये 70 डिग्री एंगल आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 साइड आ जाएगी यहाँ पर, और 2.5 हमारी यही रहेगी। अब इससे और इससे मिलान करो कि अब मुझे बताओ क्या ये सिमिलर है, बताइए आप मुझे। अब तो नज़र आ रहा होगा ना, जी हाँ, वेरी गुड। ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। कैसे, देखिए 5 का 10 हो गया, मतलब साइड जो है वो डबल हो गई, किसी रेशो में डबल हुई, दुगने के रेशो में हो गई, डबल हुई है। 2.5 से 5 हो गई, डबल हो गई। तो साइड जो है वो रेशो फॉलो कर रही है, और एक एंगल जो है वो भी आपका 70 डिग्री हो चुका है। तो हम लिख देंगे क्या, बाय साइड एंगल साइड। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, इनफैक्ट कौन सा लगेगा, बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि दो तो हमारी साइड्स हो गई इसमें, और एक एंगल आ गया बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल MNL।
ट्राइंगल के नाम लिखेंगे आप यहाँ पर MNL इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, इस तरह से लिखेंगे। अब ये क्या क्या हुआ आपको सब समझ में आ गया हो, इसकी हेल्प से मैंने समझा दिया। तो ऐसे इसके 2 ऑप्शन मैंने करवाए हैं, बाकी के आप ट्राई कर लेना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम देखेंगे, ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, 2 से 3 नंबर के सवाल में आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, और इस टाइप के सवाल आपके आएंगे यहाँ पर आपको कुछ एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब देखिए क्या करना है हमें यहाँ पर ये दे रखा है भाई ODC सिमिलर है OBA, ODC सिमिलर है OAB या OBA, इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, एंगल BOC 125 डिग्री दे रखा है, एंगल CDO 70 डिग्री दे रखा है। क्या क्या निकालना है हमें निकालना है एंगल DOC, हमें निकालना है एंगल DCO, हमें निकालना है एंगल OAB। अब कुछ नादान बच्चों को अगर इसका फ़र्क भी ना पता हो कि DOC और DCO में क्या फ़र्क है, तो बता दूं दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि एंगल जो बनता है ना हमेशा वो बीच वाले लेटर पर बनता है, जो बीच का हमारा लेटर है ना, जैसे कि यहाँ पर O है, यहाँ पर C और A, तो ये एंगल इन पे बनता है। तो जैसे कि DOC लिखा हुआ है तो मतलब है कि DOC, मतलब हमें निकालना है कि फिर ये वाला एंगल। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है अगला DCO तो हमें निकालना है DCO, मतलब ये वाला एंगल। तो ये फ़र्क आ जाता है इन नामों से भी, ठीक है। तो इसलिए नामों का बड़ा ध्यान रखना है। शॉर्ट ट्रिक ऐसी है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखकर आंसर बताएंगे इनके, ऐसे आपको ध्यान लगाना। देखिए ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो बराबर होंगे, सही बात है। तो इसका मतलब चलो उसको भी छोड़ो, मैं उसमें जा ही नहीं रहा, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। देखिए आपने लीनियर पेयर पढ़ा होगा, लीनियर पेयर का मतलब ये होता है कि एक लाइन पर हम जितने भी एंगल बनाएंगे उन सब का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। भाई एक लाइन जो होती है डी में वो पूरी कितनी होती है, पूरी 180 डिग्री की होती है, ठीक है। अब आ जाओ, अब इस डी बी को एक लाइन मानो, ये जो डी बी है इसको एक लाइन मानो, और इस पे ये 2 एंगल बन रहे हैं, एक तो ये 125 डिग्री वाला और एक ये वाला DOC जो हमें निकालना है। तो अगर मैं 180 में से 125 माइनस कर दूं तो जो मेरा निकल के आएगा 55 डिग्री, ये मेरा कौन सा होगा, ये मेरा होगा एंगल DOC अंदर वाला। तो सिर्फ एक माइनस करके मुझे ये वाला एंगल मिल चुका है 55 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 55 डिग्री। अब मुझे निकालना है DCO, ये भी 55 डिग्री होगा। कैसे होगा अभी बताता हूँ, इसका भी आंसर आपका 55 डिग्री आ जाएगा। अब कैसे आएगा सुनो, अगली अब पुरानी बातें जो सीख ली है ना आपने 6th क्लास में, 7th में, 8th में, 9th में जो सीखते हुए आए हो, वो बातें यहाँ काम आएंगी आपकी। इसीलिए कहा जाता है कि भाई बचपन में ध्यान लगाओ पढ़ाई में। अब देखिए यहाँ पर आपने ये पता होगा आपको कि एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो योग होता है, तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बात आपने पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी होगी। अब इसको 55 और ये 55 कितने होगा, 55 होगा आपके 110, और ये कितना हो गया आपका 70 डिग्री। 110 और 70 कितने होगा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ 55 होगा, जब ये 180 बनेगा, तो इसका मतलब ये भी आपका 55 डिग्री है। या फिर आप ये कर सकते थे कि 180 डिग्री में से 55 और 70 ये कितना हो गया आपके 7 5 12, 125 डिग्री माइनस करते तो आपका 55 डिग्री आता, जब भी आपका आंसर आ जाता। ये आपका आ चुका है। एंगल OAB है कहाँ पर, OAB मतलब ये वाला एंगल निकालना है। अब देखिए एक और आपको प्रीवियस नॉलेज में से बात बता दूं, अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं उनको एक और लाइन कट कर रही है तो Z वाले एंगल इक्वल होते हैं। Z वाले एंगल मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, जहाँ पर Z बन रहा होगा इस तरीके से, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो Z बन रहा है, उल्टा Z बन रहा है। ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, इनको ये लाइन कट कर रही है तो Z बन रहा है उल्टा, ये एंगल फिर इसके बराबर होगा, मतलब ये वाला भी 55 डिग्री होगा अगर ये 55 डिग्री है। ये इस तरह से है ना, कुछ ऐसे करके, तो ये बन रहा है आपका उल्टा Z इस तरह से, तो ये एंगल आपका इसके बराबर हो जाएगा। उल्टा का सीधा ही बन रहा है, बल्कि उल्टा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये भी आपका 55 डिग्री ही होगा। तो इस तरीके से सिर्फ देखकर आप आंसर लेकर आएंगे। अगर आपको प्रीवियस नॉलेज, ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, पैरेलल लाइंस को कट करते हैं तो कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं, भाई ये लीनियर पेयर क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही सिंपल चीज़ें जो पहले पढ़ी थी वो सब अब आपके काम आने वाली है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर अब तक लाइक ना करा हो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आइए फटाफट लेते हैं इसके और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर हम 3 यहाँ पर देखेंगे, प्रूफ करने वाला एक और सवाल है, अच्छा सवाल है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल। कुछ नहीं पता हमें क्या करना है, हमने ये पढ़ा भाई एक ट्रेपेजियम बनाना है ABCD, तो पहले यही बनाएंगे हम। तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम हम ड्रॉ करेंगे। ट्रेपेजियम के आपको पता होगा कि 2 साइड जो है उसकी वो पैरेलल होती हैं
और दो साइड उसकी नॉन पैरेलल होती हैं। तो इस तरह से हमने एक रफली फिगर बना ली। आप स्केल से बनाएंगे, अच्छी करके बनाएंगे। नाम दे देते हैं इसका A, B, C और D। क्या मैंने सही नाम दिए हैं? बताइए आप मुझे कमेंट करके। गलत नाम दिए मैंने। ऐसे अगर आपने नाम देंगे तो आपकी भी गलती मानी जाएगी और आपके नंबर कट सकते हैं। दोस्तों किसी भी फिगर को नाम देंगे जब हम उसके कॉर्नर्स को, तो उसका तरीका ये है कि या तो आप उसको क्लॉकवाइज नाम देते हुए आएंगे पॉइंट्स को, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। यहाँ देखिए क्या गलती करी है मैंने जानबूझकर, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकूँ। देखिए मैंने नाम कैसे दिया, A, B, C, D। मैंने एक जिगजैग बना दिया, लेकिन जिगजैग फॉलो नहीं करना। कभी भी किसी फिगर का आप ऐसे बाहर के पॉइंट्स का नाम दे रहे होगे तो आप क्लॉकवाइज देंगे या एंटी क्लॉकवाइज देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से होगा, ये A, B, फिर C जो है वो यहाँ आएगा, A, B, C और D जो है आपका ये बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक तरीके से क्लॉकवाइज। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी चला सकते थे। तो इस तरीके से ये बातें ध्यान रखनी, छोटी छोटी बातें। आगे हमसे क्या कहा गया, विथ AB पैरेलल DC। तो AB जो है वो DC के पैरेलल आ गई है इस तरीके से। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। और ये एक दूसरे को काट रही है पॉइंट A पर, मतलब इसके डायगोनल विकर्ण भी हमें बनाने पड़ेंगे। तो आइए एक रफ हैंड से हम इसके डायगोनल्स भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस वाले कॉर्नर को, पॉइंट को हम यहाँ मिला देंगे और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर ला के हम इस तरह से इस पर मिला देंगे। और यहाँ पर ये कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ओ पर कट कर रहे हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। हमें कोई सा क्राइटेरिया लगाना है सिमिलर करने के लिए, और फिर हमें ये साबित करना है कि OA अपॉन OC, OB अपॉन OD है। तो OA अपॉन OC, OB अपॉन OD है, ये हमें बताना है। अब वही बात कि कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने आपको तरीका सिखाया है प्रूफ करने का, और ये तरीका आपके बहुत काम आएगा, पूरी क्लास में आगे तक काम आएगा। देखिए प्रूफ में देखो क्या क्या चीज़ें हैं और वो चीज़ें कौन से ट्राइंगल में आ रही हैं, फिर उन ट्राइंगल को उठाओ, उनको सिमिलर प्रूफ करो, सिमिलर होते ही उनका सारा रेशियो जो है वो हो जाएगा बराबर। देखिए अब क्या करना है हमें, OA अपॉन OC। तो OA को अगर मैं देखूँ, OA ये रहा आपका OA और ये रहा आपका OC। तो एक तो ये लाइन हमें यहाँ मिली है और ये लाइन हमें यहाँ मिली है, ये दो लाइनें हमें यहाँ पर मिली है। और क्या क्या है, और ये आपका OB अपॉन OD। OB आपका ये है और OD आपका ये है। तो यहाँ से मुझे हिंट मिल गया क्या, कि कौन कौन से ट्राइंगल मुझे लेना। देखिए ये दो छोटी लाइन मुझे मिली, ये कौन से ट्राइंगल में आएंगी, ये इस ट्राइंगल में आएंगी। अगर मैं ऐसे ऊपर एक ट्राइंगल बनाऊंगा, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको और अच्छे से विजुलाइज होगा। ये OB और OA, मतलब OB और OA ये है इस ट्राइंगल में आ रही हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं देखूँ अगर OC और OD, तो ये आएंगी ऐसे नीचे वाले ट्राइंगल में। तो इसका मतलब मुझे ये दो ट्राइंगल लेने मुझे नजर आ गए। कौन कौन से लेने, ट्राइंगल AOB लेना है मुझे, ये ऊपर छोटा वाला, और मुझे लेना है ट्राइंगल ODC, ये बड़ा वाला नीचे का। तो इसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो भी हमें प्रूफ करनी है। तो आइए इन दो ट्राइंगल को हम लेंगे। तो गिवन, प्रूफ, टू प्रूफ, वो सब आप लिखना है, मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन हमारा डायरेक्ट होगा, कहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, इन ट्राइंगल, कौन कौन से हम लेंगे, AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल ODC, या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, COD बोल सकते हैं, मैं ODC लिख देता हूँ, ODC। इन ट्राइंगल्स के अंदर आप कोई भी तीन चीज़ें सिमिलर कर लो, या तो इनके साइड सिमिलर कर लो या इनके एंगल सिमिलर कर लो। वो ऐसा नहीं कि अपने पास से कुछ भी कर दो, वो फिगर को देख के हमें पहचानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई अपने पास से कुछ भी हमने भुला दिया, अपने पास से नहीं करना। यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें अब यहाँ पर सिमिलर होंगी। देखिए ध्यान दीजिए इधर मेरे, ये देखिए यहाँ पर एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। इनको हम बोलते हैं कैंची वाले एंगल, कैंची वाले कोण, और इंग्लिश में इसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। के जब भी दो लाइन ऐसे करके कैंची बनाएंगी तो उनके यहाँ ऊपर नीचे जो एंगल बनेंगे, ये एंगल आपका हमेशा इक्वली आएगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए ये है, इस तरह से है, ठीक है, अंधेरा कायम रहे, इस तरह से है। ये ऐसे अगर मैं करूँगा तो दोनों ऊपर नीचे के एंगल छोटे हो गए, साइड्स के बड़े हो गए, और अगर मैं ऐसे करूँगा तो साइड्स के छोटे हो गए, ऊपर नीचे के बड़े हो गए। तो मतलब ये कैंची वाले एंगल जो होंगे आमने सामने के, ये हमेशा बराबर ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर एंगल AOB बराबर होगा एंगल DOC के, मतलब एंगल O बनेगा ना दोनों का बीच में। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ODC, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। कौन से एंगल हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी आपको दिखना पड़ेगा, भाई क्यों बराबर कर रहे हो, रीजन देना पड़ेगा, ब्रैकेट में शॉर्ट में दे दिया मैंने VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या क्या कॉमन है, अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया Z वाले एंगल, याद आ रहा है कुछ, कि जब भी दो पैरेलल लाइंस बनी होंगी उनको एक लाइन कट करेगी तो उनके जो ये Z वाले एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल बोलते हैं वैसे इनको इंग्लिश में, मैं Z वाले आपको ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो ये जो एंगल है आपके अल्टरनेट एंगल इनको बोलते हैं, ये बराबर होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये Z बना तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, और इधर भी एक उल्टा Z बना
बना तो इस तरह से ये वाला, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, तो इस तरीके से हमें दो एंगल मिल गए इसके अल्टरनेट, तो इनको हम लिख देंगे। तो एंगल देखिए ए बी ओ, एक एंगल मैंने यहाँ पे दिया ए बी ओ बराबर है एंगल कौन से के, ये बराबर है इस वाले के, तो ओ डी सी, डी पे एंगल है यहाँ पे, तो ओ डी सी ये कौन से होगा, ये आपके होगा अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे ए लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पर ओ दूसरा कौन सा हो गया, बी ए ओ, अब आ जाएगा बी पे, बी ए ओ, ए पर एंगल आ गया, ठीक है, बी से शुरुआत करते हुए एंगल बी ए ओ ये रहा, और इस ट्राइंगल में अगर हम लेंगे तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें आपका आएगा फिर एंगल सी के ऊपर, तो ओ सी डी, इस तरह से आ जाएगा ये एंगल ओ सी डी, ये भी हैं आपके अल्टरनेट एंगल्स। तो इस तरीके से तीनों ही हमें एंगल मिल गए, तो कौन सी क्राइटेरिया लगेगा, बाय ए एंगल 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 वाला जो बताया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वही बाय एंगल 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 क्राइटेरियन कौन कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ डी सी, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो क्या होगा, तो उनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो बराबर होगा, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो इसलिए अब क्योंकि ये हो गए आपके सिमिलर, तो देयरफॉर हम लिख देंगे ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू के उनकी जो साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो बराबर रेशियो में है, ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। ये इस तरीके से आपको प्रूफ कर लेंगे, तो बहुत आसान ही प्रूफ करना, समझ में आगे, तरीका सीख लिया होगा आपने कि भाई पहले प्रूफ क्या करना है, वो कौन कौन से ट्राइंगल में हमें मिल सकता है, उन ट्राइंगल को सिमिलर दिखाओ, सिमिलर दिखा दी वो चीज़ आपकी खुद ही प्रूफ हो जाएगी। ऐसे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। आइए इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर अब हम देखेंगे, यहाँ पर सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन अलग चीज़ है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है भाई फिगर दी गई है एक, और कहा गया है कि इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अब कुछ नहीं दिया गया, बस हमें ये कह दिया गया कि ट्राइंगल है ए बी ई ई का है ये रहा, छठीवाला ट्राइंगल है भाई ए बी ई, इस तरीके से देख पा रहे हैं आप ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, ये त्रिभुज इस तरह से बन रहा है, ये आई नोक और ये यहाँ से ये लाइन गई और ये गई, तो ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी डी के, ए सी डी मतलब इस वाले टेढ़े ट्राइंगल के। तो आप देख पा रहे होंगे दो ट्राइंगल इस तरह से टेढ़े जा रहे हैं और ऊपर एक ही जगह से वो शुरू हो रहे हैं ए से, इसका बेस ये हो गया इस वाले ट्राइंगल का, और इस वाले ट्राइंगल का जो बेस हो गया वो ये हो गया, ठीक है, ए डी बेस हो गया इसका बेस ए ई हो गया, ये इनके बेस हो गए। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें शो दैट करना है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए डी ई मतलब ये छोटा वाला जो त्रिभुज है ये सिमिलर है ए बी सी इस बड़े वाले त्रिभुज के, ये हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर में तो साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो उनकी साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो उसका कोरस्पॉन्डिंग रेशियो होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट वो होते हैं जिनका सब कुछ इक्वल होता है, सब कुछ हुबहू सेम साइज सेम शेप, आपको पता है। तो अगर ये ए ई बी या ए बी ई और ए सी डी ये कॉन्ग्रुएंट है, तो देखिए इनकी ये वाली साइड्स जो है वो इक्वल हो जाएगी दोनों की, ठीक है। इन दोनों का जो बेस है, इसका बेस ये है ए ई, इसका बेस ये है ए डी, इन दोनों का ये बेस बराबर हो जाएगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं। और देखा जाए तो इनका ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, इनका ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके कई चीज़ें, सारी चीज़ें बराबर होंगी। तो आइए यहाँ तक काम की हम शुरुआत करेंगे आगे। क्योंकि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, देयरफॉर तो क्या होगा, ऐसा होने की वजह से ये होगा कि भाई इनकी जो साइड्स है ये कोरस्पॉन्डिंग ए बी और ए सी ए बराबर हो जाएगी, तो ए बी और ए सी बराबर हो जाएंगे और इनके बेस भी बराबर हो जाएंगे। ये ट्राइंगल बना है इस बेस पर ए ई पर, ये बना है ए डी पर, तो इनके जो ये बेस हैं ए ई और ए डी ये भी बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं। अब एक चीज़ आप और यहाँ पर देख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि इनका जो ट्राइंगल का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, ट्राइंगल के जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी कोरस्पॉन्डिंग में होगा, मतलब जो रेशियो होंगे वो बराबर रेशियो में होंगे। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो बीपीटी थ्योरम में एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि बड़ी साइड और छोटी साइड का भी रेशियो जो है वो हम इक्वल रख सकते हैं, तो हम वो भी रख देंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको कि ए बी अपॉन ए डी, ए बी ए पूरी साइड आ गई,
इसके अपोन में मैंने ये इतना छोटा पार्ट रख दिया। बिल्कुल यही सेम चीज़ मैं उधर करूँगा। उधर सबसे बड़ी साइड जो है पूरी AC है और उसके अपोन में आ जाएगी छोटी साइड AE। ये रेशो हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि भाई इनकी साइड जो है वो इक्वल है। इस तरह से हम यहाँ पे रख दिया है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ADE और ABC, मतलब ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला जो है, ये दोनों सिमिलर हैं। ये दोनों सिमिलर कब होंगे? जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सिमिलर होगी। अब इसकी साइड जो है AD है और इसकी पूरी साइड बड़े वाले की AB है, तो इसीलिए भी हमने ये करा है, क्योंकि हमें तो शो वाले तक पहुंचना है, जो हमें साबित करना होता है। इसकी पूरे की साइड जो है AC है, ये छोटी AE है, तो इसलिए हमने ये चीज़ करी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली ये है कि हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि अगर हम यहाँ पर चेंज करें थोड़ा सा, जो हमने एक सवाल में करा था पहले, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी थी सिर्फ इन दोनों की, तो उससे ये इधर आ गया था, वो उधर चला गया था, याद है ना आपको? तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। अब एक बार ए भी तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये AC मल्टीप्लाई जब इसकी इधर जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा इसकी जगह पर, AC की जगह पर, और ये AC जो है इसकी जगह बदल के हम यहाँ पर ऊपर पहुँचा देंगे AD की प्लेस पर, AD/AE। अब ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ दोस्तों, देखिए AB/AC, AB/AC, ये कौन से ट्राइंगल की साइड से? ये बड़े वाले ट्राइंगल की साइड्स का रेशो आ गया। और AD/AE, ये कौन से ट्राइंगल की साइड्स का रेशो आ गया? छोटे वाले की साइड का रेशो आ गया। जब दो ट्राइंगल की साइड्स का रेशो बराबर आ जाए, मतलब दो ट्राइंगल की साइड जो है वो प्रोपोर्शन में हो, तो क्या होते हैं? दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT। तो इसका मतलब क्या होगा भाई? इसकी वजह से देयरफॉर क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, हैंस प्रूव्ड। आपका ये साबित हो चुका है। अब समझ में भी आ गया होगा आपको कि क्यों साबित हुआ। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पर ये करा, कॉन्ग्रुएंट से हमने ये निकाल लिया कि ये तो होगा ही होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का सब कुछ बराबर होता है। उससे हमने इसकी साइड का रेशो निकाला। हमने रेशो में थोड़ा सा इंटरचेंज किया। वो क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर फिर ये बड़े वाली साइड का जो ट्राइंगल है, बड़े वाली जो ट्राइंगल की साइड से वो एक साथ आ गई, छोटी वाली एक साथ आ गई। और जब दो ट्राइंगल की साइड जो है प्रोपोर्शन में आ जाए, ऐसे उनका रेशो बराबर हो जाए, तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। आपका साबित हो चुकी है ये बात। तो इस तरीके से कितने भी टिपिकल फिगर हो, कितना भी टेढ़ा क्वेश्चन हो, बस आपको ध्यान रखने जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं वही आपको ध्यान रखने, उन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 अलग अलग ट्राइंगल्स आपको सिमिलर प्रूव करने हैं। तो इतने सारे हम सिमिलर करते हुए आए हैं, तो आपको अब तो एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क के, चारों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, क्या क्या चीज़ उसमें सिमिलर हो सकती हैं, एंगल, साइड वगैरह, क्राइटेरिया भी सिखा दिया मैंने आपको। वो क्राइटेरिया लगाओ, क्वेश्चन नंबर 7 मुझे करके बता देना। इंस्टाग्राम पे आप चेक करवा सकते हो, फोटो भेज के उसका। आइए अब उसका और अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हम देखेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। समझ में नहीं आया? अब यहाँ पर सबसे पहले हमें समझ में आया कि एक पैरेललोग्राम बनाना है हमें ABCD। आइए वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हम बनाएंगे। पैरेललोग्राम की जो आमने सामने की साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स जो होती हैं, वो आपकी इक्वल होती हैं। तो ये हमने एक रफली पैरेललोग्राम बना लिया है। इसके पॉइंट्स को हम नाम भी दे देंगे, A, B, C और D, हमने इसको नाम दे दिया। आगे क्या कहा गया हमसे? देखिए E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD साइड पर एक पॉइंट है E। एक पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है आपका E। प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो कि प्रोड्यूस किया गया है, आगे बढ़ाया गया है। तो आगे हम बढ़ाएंगे इस लाइन को, AD को इस तरह से आगे बढ़ता हुआ ये जाएगा। यहाँ पर कहीं पर आपका आएगा पॉइंट E। इस तरीके से पॉइंट E है, AD लाइन को हमने जब आगे बढ़ाया है। और क्या कहा गया? ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD। अब BE मतलब इस पॉइंट को हमें B से मिलाना पड़ेगा। तो आइए इसको ऐसे करके हम B से मिला देते हैं। हमने मिला दिया। BE जो है ये CD को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है पॉइंट F पर। देखिए ये CD को इस B ने यहाँ पर कट किया, इस पॉइंट को F नाम देना है, ये लिखा हुआ है पॉइंट F पर, इसने इसको काट दिया है। ये आपकी पूरी फिगर जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। हमें क्या क्या प्रूफ करना है, शो करना है हमें ABE ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBF। तो ये ABE ट्राइंगल है कहाँ पर? पहले थोड़ी सी आप ये नजर मारो। देखिए ABE ये रहा, इतना बड़ा ट्राइंगल जो आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं एक बार इस पर हाथ फेरना चाहूंगा। देखिए AB और E, मतलब यहाँ से लेकर ये गया ट्राइंगल ये वाला। तो एक तो ये ट्राइंगल हो गया आपका ABE, और दूसरा आपका CFB। तो CF और B, एक ट्राइंगल आपका ये हो गया। तो ट्राइंगल आपको नजर आने लगे दोनों अलग अलग।
जल्दी से मुझे बता दीजिए, ट्राइंगल आपको दो अलग अलग नज़र आने लगे? हाँ जी आने लगे हैं। एक ये ऊपर वाला बड़ा वाला ये हो गया और एक ये नीचे छोटा वाला हो गया। इनको मैं सिमिलर प्रूफ करना है। अब मैं यहाँ पर देखूँ, अगर यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे ये मिल जाएगी भाई, ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट्स एंगल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और हमें क्या क्या मिल सकता है यहाँ पर, एक चीज़ हमें और मिल सकती है। देखिए ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी इसके पैरेलल लाइन है, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन जा रही है और इस लाइन ने, इस BE ने इन दोनों पैरेलल लाइंस को आपस में कट किया है। तो मैंने अभी पिछले आपको पहले बता रखा है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कोई कट कर दे तो Z पे जो एंगल बनेंगे वो एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल के, वो Z वाले एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वही बात कि यहाँ पर एक Z हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका ये वाला एंगल, ठीक है, और इसका ये वाला एंगल ये बराबर होगा। तो दो एंगल हमें बराबर मिल चुके हैं। और दो एंगल भी अगर मिल जाए तो एक क्राइटेरिया से हम इनको ट्राइंगल को सिमिलर मान लेते हैं ना। तो आइए यही करते हैं। तो गिवन टू प्रूफ वगैरह वो आप लिखना है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट करूंगा हमेशा की तरह। तो सॉल्यूशन में हम लेंगे ट्राइंगल कौन कौन से हमें प्रूफ करने हैं, इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। इन दो ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ये है आपका कौन सा, ये है आपके ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स। एंगल का मैंने मार्क बना दिया सिंबल छोटा सा, ये आमने सामने के एंगल हो गए। और आपका एंगल AEB बराबर है एंगल किसके, एंगल FBC के या CBF के, ठीक है। आप CBF भी लिख सकते हो, CBF इस तरह से, या FBC लिख सकते हो, वही बात। ये कौन से हैं, ये आपके हैं अल्टरनेट एंगल्स, Z वाले एंगल, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको दोबारा से, ये AEB हो गया और यहाँ पर ये आपका ये एंगल हो गया CBF या CFB, इस तरह से FBC, सॉरी B पे आएगा ना एंगल, यहाँ पर B पे है, तो कैसे भी आप नाम ले सकते हैं। तो यहाँ से हम दिखा देंगे बाय AA सिमिलैरिटी, ठीक है, AA क्राइटेरिया, AA सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। बस इतना सा सवाल था ये। मुझे तो लगा काफ़ी कुछ करना होगा इसमें, तो 4 लाइनों में आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि फिगर इसकी थोड़ी सी ट्रेपेजियम थी, प्रोड्यूस भी हो रहा था, इसलिए मैंने सवाल ले लिया था, क्या शायद इसमें कुछ अलग मिलता, लेकिन कुछ भी अलग नहीं इसमें। तो ये लो जी, तो और आसान सवाल था, तो ये तो आप खुद भी कर सकते थे। चलो कोई बात नहीं, मैंने करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो चुका है। आइए फटाफट लेते हैं इस एक्सरसाइज के और अदर क्वेश्चंस। अब आया है एक बड़ा सवाल जो एग्जाम के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के अंदर आपका आ जाता है, 6 मार्क्स तक में पूछ ले रहता है। सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 6.3 का ही, CD and GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ACB and EGF सच दैट। अब क्या क्या बताया गया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको हिंदी में, आराम से देखिए। यहाँ पर हमसे एक आ गया कि दो हमारे पास है ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और एक है FEG। ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर ना जो एंगल C और एंगल G है, इस पे से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है जिसने बाइसेक्ट कर दिया है, मतलब जिसने एंगल C और एंगल G को ना बाइसेक्ट कर दिया है, आधा आधा बीच में से काट दिया है। और वो लाइन आगे जाकर ना D और H पॉइंट पर यहाँ पर ज्वाइन हो गई है AB और FE पर। ये हमसे कहा गया है सवाल, ठीक है, ये कहा गया है D एंड H लाई ऑन द साइड AB एंड FE ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG रेस्पेक्टिवली, ये जुड़ गई है, ठीक है। और इसने इस एंगल को C और G को बाइसेक्ट किया है, आधा आधा काटा है, मतलब यहाँ पर ये एंगल आधा इधर हो गया, आधा उधर हो गया, इस तरीके से। और ये दोनों ट्राइंगल, अब देखिए आगे, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, अगर ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG आपस में सिमिलर हैं, ये दे रखा है, गिवन यही है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब जो गिवन है ना वहीं से आप आंसर निकाल लोगे। देखिए फटाफट हमें क्या साबित करना है, ये 3 पॉइंट हमें अलग अलग साबित करने हैं, शो करने हैं। देखिए गिवन जो हमें दे रखा है ना, उससे इतने पॉइंट निकाल देंगे ना आप, एक्सपीरियंस आपका बोलेगा। अब देखिए ये दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल हमें यहाँ पर दिए गए हैं सिमिलर, तो जब ये सिमिलर होंगे तो इसका मतलब इनके एंगल्स तो इक्वल होंगे और साइड्स इनकी रेशो में होंगी, इक्वल रेशो में। तो एंगल इक्वल होंगे मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल F होगा। मैं ये लिख देता हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F होगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E होगा और एंगल C इज इक्वल टू एंगल G होगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल G होगा। ऐसे ही आधा एंगल C इज इक्वल टू आधा 1.5 एंगल G होगा। क्यों होगा आधा आधा, कर दिया मैंने, क्या कर दिया नई चीज़। देखिए C और G बराबर हैं,
तो जब इस लाइन ने इस सी डी लाइन ने और इस जी एच लाइन ने इन एंगल्स को बाइसेक्ट किया है, बिल्कुल आधा आधा काटा है, तो इसका मतलब आधा एंगल सी आधा एंगल जी के बराबर होगा। या ऐसे समझ लो भाई जब पूरा पूरे के बराबर है तो आधा भी आधे के बराबर ही होगा ना, सिंपल सी बात है। ऐसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी तरीके से जब इसने एंगल को बाइसेक्ट किया है तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा, क्योंकि इधर इधर का आधा बराबर हो गया, उधर उधर का आधा बराबर हो गया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा और एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा। ये मैंने नाम दे दिया अपने पास से आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ एक गिवन से हमने इतनी सारी चीज़ें निकाल डाली कि एक हमें अगर देखा सिमिलर ट्राइंगल है तो इतनी चीज़ें बराबर हैं उनके अंदर, ठीक है। सारा एंगल ही एंगल है, साइड्स तो उनके रेशो में होंगी, प्रोपोर्शनल में होंगी, एंगल सेम होती है। ये तो कंडीशन बता रखी थी आपको मैंने पॉलीगन में बताया था। तो ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये 3 चीज़ें प्रूफ करनी है। अब एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, क्या अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ ट्राइंगल सी ये डी सी ए और ट्राइंगल एच जी एफ, आइए पहले ये ट्राइंगल लेंगे। मैंने 2 ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, नजर आ रहे हैं आपको कहाँ पर है, या एक बार हाथ फेर दूं मैं, देखिए डी सी ए ये वाला और एच जी एफ ये वाला ऊपर ऊपर वाले यहाँ पर हो चुके हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें कॉमन है इसमें एक तो एंगल ए बराबर एंगल एफ कॉमन आएगा, इक्वल आएगा इनफैक्ट, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे एंगल इक्वल हो गए 2। और क्या कॉमन होगा इसमें और आपका हो जाएगा एंगल 2 बराबर एंगल 4 कॉमन हो जाएगा इसमें, एंगल 2 बराबर एंगल 4 ये आपका कॉमन हो जाएगा। ये आपका एंगल हो गया, ये भी आपका एंगल हो गया। तो बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, बाय एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल सी डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। तो जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं हमारे, एक बात और देखो, ये तो हमें थर्ड पॉइंट में प्रूफ करना था। थर्ड पॉइंट तो मतलब पहले ही प्रूफ हो गया हमारा, तो यही तो प्रूफ करना थर्ड पॉइंट में, डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। तो ये लीजिए जी हमारा ये थर्ड पॉइंट तो प्रूफ हो चुका है, थर्ड प्रूव्ड, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब जब ये छोटे वाले दोनों ट्राइंगल जो हैं ये आपके सिमिलर हो गए तो इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में आ गई होंगी, वो एक इक्वल रेशो रखती होंगी। तो इसका मतलब फिर ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई सी डी अपॉन जी एच जो है क्या है, देयरफॉर, अब देखिए क्योंकि लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है आपके वो हो चुके सिमिलर, तो देयरफॉर इनकी कॉमन वो कोरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब डी सी के यहाँ पर कोरस में है, यहाँ पर जी एच, तो सी डी अपॉन जी एच जो होगा इसका रेशो बराबर होगा इनकी इधर वाली साइड का ए सी अपॉन एफ जी के। तो ए सी अपॉन एफ जी के आपका ये इक्वल हो जाएगा, साइड इनकी प्रपोर्शन में होंगी। 1 मिनट, ये हमारा पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। जी हाँ, ये हमारा पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। देखिए ना, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है फर्स्ट प्रूफ हो गया। अरे वाह, बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। तो उल्टा चल रहा है, पहले थर्ड प्रूफ हुआ, अब हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। और समझ में भी आ रहा होगा आपको क्यों हुआ भाई, पहले हमने 2 ट्राइंगल सिमिलर करे जो हमारा थर्ड पॉइंट था। जब ये सिमिलर हो गए तो इनकी जो ये कोरस वाली साइड्स हैं ये आपकी प्रोपोर्शन में होंगी, ये प्रोपोर्शन में हमें लिखी, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब हमें करना है सेकंड पॉइंट प्रूफ। अब सेकंड पॉइंट में क्या कौन कौन से ट्राइंगल है वो ट्राइंगल उठा के उनको आप सिमिलर बना दो, प्रूफ हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल, नाउ भी लिख देना आप, नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन सा है, डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, कौन कौन से जरा नज़र मार लें इन पे, कहाँ है, डी सी बी, अच्छा ये छोटा वाला है और ये छोटा वाला, ठीक है, नीचे वाले दोनों हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है आपको दिख रहा होगा, इसमें एक एंगल 1 एंगल 3 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, और एंगल बी एंगल ई है, एंगल बी एंगल ई जो हमने गिवन में निकाल लिया था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी देंगे गिवन में, ये हमें पता था। तो यहाँ पर वही दोबारा से बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरियन ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, ये आपके दोनों प्रूफ हो चुके हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट भी प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में करा दिया आपको सब कुछ लिख कर करना है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं मैथ्स के अंदर, तो इसीलिए आप एक चीज़ को डिफाइन करें, भाई ये हमारे पास गिवन था, 2 प्रूफ था, ये हमने करा, इसकी वजह से ये हुआ। जो भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो सब आप लिखेंगे, ऐसा मत करना कि ऐसे ही लिख कर आ जाओ आप, फिर नंबर कट जाए और फिर मुझसे शिकायत करो सर जी आपने लिखवाया था हमारे नंबर कट गए। तो इसलिए लिख कर आना जो भी स्टेटमेंट आपकी है। मैं यहाँ पर आपको मेन जो कोर ऑफ द क्वेश्चन है वो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यह आपका हो चुका 3 पॉइंट प्रूफ, फर्स्ट वो, सेकंड वो आ
गया, फर्स्ट आ गया, थर्ड आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। ऐसे बड़े बड़े सवाल भी आएंगे, अपना बस वही लॉजिक, कॉन्सेप्ट कुछ अलग तो नहीं चल रहा, वही चल रहा है हमारा कि जिन ट्रायंगल्स की बात हो रही है उनको हम सिमिलर कर रहे हैं और फिर उनसे उनकी साइड्स वो हैं रेशो में आ रही हैं और रेशो में आती है वो प्रूव हो रहा है, और फिर जो ट्रायंगल हमें सिमिलर साबित करना है उसको उठा के चीज़ें कॉमन ढूंढ रहा है और फिर उसको हम सिमिलर कर रहे हैं। वही चीज़ करनी है सब क्वेश्चंस में, बड़ा हो, छोटा हो, टेढ़ा हो, कैसा भी क्वेश्चन हो। आइए एक आध क्वेश्चन इसका और देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 10th की ही तरह है, उसमें भी एक लाइन प्रोड्यूस हो रही है आगे तक और आपको प्रूफ करना पड़ेगा। एक मैंने सिखाया, एक आप करेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर है 12वां सवाल, क्या है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी साइड है ए बी और बी सी और एक मीडियन ए डी है। ये रहा ए डी मीडियन। मीडियन क्या होता है बता देता हूँ। मीडियन वो लाइन होती है जो किसी भी ट्राइंगल के बीच में बनाई जाए तो वो ट्राइंगल को आधे आधे पार्ट में और उसकी जो लाइन है उसको आधे आधे पार्ट में ये बिल्कुल अलग अलग कर दे, तोड़ दे या बांट दे, वो हमारा मीडियन हो जाएगा। जैसे कि ये मीडियन है एडी, तो इसने इस पूरी लाइन को बीसी को आधा आधा बांट दिया है नीचे, ठीक है, बाइसेक्ट कर दिया, ऐसे भी आप कह सकते हैं। आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम। अब बिल्कुल यही चीज़, ये सब प्रोपोर्शनल है एक ट्राइंगल पी क्यू आर के, मतलब ए बी जो है वो इसमें रेशो में है पी क्यू के साथ, इस तरीके से ए सी जो है वो प्रोपोर्शनल में है पी आर के साथ, और बी सी जो है वो प्रोपोर्शनल में क्यू आर के साथ, और ए डी और पी एम भी प्रोपोर्शनल में, मतलब ये सब रेशो में है। ऐसे दो ट्राइंगल हमारे पास दिए गए हैं, सी फिगर 6.41 ये आप देख सकते हैं। शो दैट, आपको साबित करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी और ये पी क्यू आर ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ये आप साबित करेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए मैं आपको डायरेक्ट करवाता हूँ। गिवन वगैरह आप लिखेंगे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ यही बात। मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा। यहाँ पर हमसे गिवन में ये सब दिया गया है कि ये सारी साइड्स पैरेलल हैं, वो रेशो में प्रोपोर्शन में है। ए बी बटा पी क्यू का रेशो बराबर है बी सी और कौन सा क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर का रेशो, और इनका मीडियन क्या क्या है, मीडियन है ए डी और पी एम, ये इनके मीडियन आ गए। ये सब आपस में प्रोपोर्शनल में है, रेशो में है, ये हमें गिवन दिया गया है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं इस गिवन से, क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं। वैसे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें निकाली थी, वैसे क्या क्या चीज़ें निकालेंगे। देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है मीडियन। मीडियन का मतलब इस लाइन को आधा आधा बांटा गया है। इसका मतलब ये है कि बी डी जो होगा वो बराबर होगा किसके, आधे बी सी के। ये मैं लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। ये जो बी डी पार्ट है ये इस पूरे बी सी का आधा है भाई। जब मीडियन हो गया तो आधा आधा हो गया, तो ये पूरा क्या है यहाँ से यहाँ तक बी सी, बी डी क्या है इसका आधा, तो मैंने वही लिख दिया बी डी जो है वो आधा है 1/2 है किसका, बी सी का। इस तरह से मैंने ये लिख दिया। सेम यही चीज़ मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्यू एम जो है वो बराबर है हाफ क्यू आर का। क्यू आर देखिए पूरा है, यहाँ से क्यू से लेकर आर तक पूरा, और क्यू एम कितना है इसका आधा। यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी कि क्यू एम जो है वो हाफ है क्यू आर का, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है, अगर ये इक्वल के उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में करेगा, तो ये 2 यहाँ पर इसके साथ बी डी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 बी डी और ये हो जाएगा बी सी। मतलब बी सी जो है वो 2 बी डी है, बी डी का डबल है। ये भी आप कह सकते हो डायरेक्ट। वैसे भाई बी सी क्या है, बी सी क्या है, ये बी डी है और ये भी बी डी के बराबर होगा क्योंकि आधे आधे बटे, तो आधा बी डी मतलब एक बी डी और एक बी डी 2 बी डी होगा, मतलब पूरा बी सी जो है ये डबल है बी डी का, ऐसे आप कह सकते हो। सेम यही चीज़ आप यहाँ कैसे, तो 2 इधर चला जाएगा तो 2 क्यू एम हो जाएगा, मतलब क्यू एम का डबल जो है वो क्यू आर के बराबर है। भाई क्यू एम इतना है और इधर भी क्यू एम मानेंगे इसको हम, ठीक है, बराबर होगा, तो क्यू एम क्यों हो जाएगा, पूरा आपका क्यू आर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों किया अभी बताता हूँ। अब इसी चीज़ को अब दोबारा से लिखूंगा मैं। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, अब मैं इस बी सी की जगह ना 2 बी डी लिख दूंगा। समझ में आ रही है बात भाई। ये बी सी जो है बी सी बराबर 2 बी डी है, तो मैं इस बी सी की जगह 2 बी डी लिख सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से क्यू आर जो है वो 2 क्यू एम के बराबर है, तो मैं इस क्यू आर की जगह 2 क्यू एम कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये ए डी अपॉन पी एम मेरा एज इट इज़ रहेगा, ये लीजिए जी। अब ऐसा करने से क्या होगा, 2 से 2 मेरा कट जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड कर सकता हूँ मैं, तो इसको हम यहाँ से डिवाइड करके इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये एक स्टेप मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दी है, मतलब मैंने एक स्टेप के अंदर ही 2 स्टेप्स कर दी, तो ये आप ध्यान रखना। पहले आप 2 वाली स्टेप लिखना, फिर काट के फिर अगली स्टेप में ऐसा खाली लिख देना। अब ये क्या हुआ ऐसा करने से ये हुआ, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू
BD अपॉन QM नीचे वाला, और AD अपॉन PM, मतलब ये जो छोटा ट्राइंगल बना इधर आधे पार्ट वाला ये ABD, और इधर बना PQM, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जब ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो एक प्रोपोर्शन में हो, वो एक रेशो में हो, तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। पाइथागोरस में कह रहा हूँ, BPT थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस इसलिए मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ कि अब अगली एक्सरसाइज है इसके बाद एरिया ऑफ सिमिलरिटी की है, जो इससे अगली होगी 6.4, और 6.5 जो है वो आपकी पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये दो इसके और बचे हैं इस चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और आपकी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वो भी अभी हम करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे, ठीक है, बने रहे मेरे साथ। आइए देखिए, तो ऐसा करने से क्या हुआ, जब रेशो जो साइड जो है वो रेशो में आ गई, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब जब ये और ये सिमिलर हो गए तो इनके एंगल बराबर हो गए, क्योंकि सिमिलर होने की शर्त बताई थी हमने ट्राइंगल की कि एंगल इक्वल हो, साइड रेशो में हो। तो साइड रेशो में है, एंगल इक्वल हो गए होंगे, मतलब एंगल B और एंगल Q जो है फिर वो बराबर हो गए होंगे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं निष्कर्ष ये भी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। साबित क्या करना है, ABC और ट्राइंगल PQR, इसी को हम ले लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन है। देखिए अब ABC है बड़ा वाला, PQR है बड़ा वाला। सबसे पहली बात, एंगल B और एंगल Q बराबर है। अभी हमने गिवन में निकाल लिया इसको, यहाँ पर है ना, यही निकाला हमने। तो एंगल B, अच्छा Q आएगा यहाँ पे, मैंने D लिख दिया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। एंगल B और एंगल Q बराबर होगा, ये आपका एक एंगल हो गया। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए ना, AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR, बराबर है BC अपॉन QR, मतलब दो साइड जो हैं इनकी वो रेशो में है, तो दो साइड्स रेशो में हो गई और एक एंगल बराबर हो गया। तो कौन सी वो लगे क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, भाई दो साइड हो गए, एक एंगल हो गया। इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, दो साइड हो गई रेशो इक्वल में, रेशो में आ गई, और एक एंगल आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब आगे बाय SAS, मतलब साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल। क्राइटेरिया हमारा ये वाला लग गया इसमें, क्राइटेरियन ट्राइंगल कौन कौन से थे, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये आपका आंसर हो गया आर पार, ठीक है जी। ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो अब देखिए, आप खुद समझ रहे होंगे कि कितने भी मुश्किल क्वेश्चन हो, अब मैं कितने भी क्वेश्चन करा दूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और आप भी कर सकते हैं। तरीका आप कुछ अलग करा के मैंने इसमें, वही जो हम करते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से, ठीक है, वही हमने यहाँ पर अब दोबारा से वही चीज़ करी है कि हमने गिवन में से कुछ पॉइंट आउट निकाले, फिर वहाँ से हमने ट्राइंगल सिमिलर किया, उससे फिर उसके एंगल इक्वल होगा, एंगल इक्वल होगा तो जो हमें शो करना था, प्रूफ करना था, वो हमने लिया। उसको हमने तीन चीज़ें एक साथ देख ली, एक जैसी लॉजिकल, वो भी ऐसा नहीं है कुछ भी देख लिया, लॉजिकल देख लिया, उसके बाद वो हमने सिमिलर जो था वो प्रूफ कर दिया, सिंपल एज दैट हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है ये 12। 13 क्वेश्चन जो है वो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और 14 जो है 14वां क्वेश्चन वो बिल्कुल इसी की तरह है, एज इट इज है बिल्कुल। तो वो आप कर लेना, 13 भी आप कर लेना। नहीं हो पाएगा तो मैं हूं ना, इंस्टाग्राम पे आ जाए, मेरे साथ जुड़ जाना, पेज फॉलो कर लेना, फेसबुक पर भी, वैसे आपसे हो जाएगा। अब तो मुझे पूरी उम्मीद देंगे, इसी की तरह है। अब मैं आपको करवा रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं क्या है उस क्वेश्चन में। आइए सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर फटाफट लिखा हुआ है क्या, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक खंबा है सीधा खड़ा हुआ है। आइए खंबा बना लेते हैं पहले। देखिए एक खंबा है और वो सीधा खड़ा हुआ है ज़मीन से इस तरीके से, जिसकी ऊंचाई जो है लेंथ 6 मीटर, 6 मीटर उसकी लंबाई या ऊंचाई भी कह सकते हो आप, 6 मीटर की है। कास्ट अ शेडो, एक परछाई बनाता है 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर लंबी। तो ये खंबा है, इधर मान लेते हैं इसकी परछाई बन रही है, तो ये हमने इसकी, चलिए पूरी बना देता हूँ, ये इस खंबे की परछाई बन गई 4 मीटर लंबी। इस तरीके से आपका ये हो गया। एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर अ टावर, एक टावर है, एक बड़ा सा टावर हम बना लेंगे, थोड़ा सा लंबा ऊंचा बनाएंगे। ये मैंने एक बड़ा सा टावर बना दिया, एक टावर है, ये रहा वो टावर। क्या हो रहा है जी, आ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, उसकी भी परछाई बन रही है 28 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर लंबी। तो ऐसे करके 28 मीटर लंबी उस टावर की परछाई बन रही है। ये हो गए हमारे सवाल, ये खंबा, ये टावर, ठीक है जी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये जो टावर लगा हुआ है इसकी हमें हाइट बतानी है, कितना ऊंचा है ये टावर। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल। अगर हम इसको ट्राइंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे ये लाइन ज्वाइन होगी, यहाँ पे ये लाइन ज्वाइन हो जाएगी।
अब देखिए कमाल, ये सीधे खड़े हुए तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ये सीधा खड़ा हुआ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बन जाएगा। अब सोचने वाली बात ये देखिए, सिंपल एजेड अगर आपको बताऊं तो माइंड में इसका आंसर ऐसे आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे भाई 4 से यहाँ शेडो 4 है, यहाँ 28 है, तो कितनी हो गई, यहाँ से 4 से 28 हो गई, मतलब कितने गुना बढ़ गई, 7 गुना बढ़ गई। 4 सत्ते 28 होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एजेड इस 6 को भी 7 गुना बढ़ा देंगे, 6 सत्ते 42 मीटर का टावर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था ये इस तरीके से, लेकिन हमें इसको पूरा दिखाना पड़ेगा स्टेटमेंट में। पहले हमें इसको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, सिमिलर बना के फिर हम रेशियो रखकर फिर इस आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब देखिए सिमिलर करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं हम। तो हम इनको पहले नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने नाम दे दिया ABC और इसको नाम दे दिया PQR, ये इसको नाम दे दिया। अब सारी बातें लिखने की आप लिखेंगे, लेट AB इज द टावर, ठीक है, एंड PQ इज अ पोल, ये सब आप लिख देना, ये आपका काम है छोटा छोटा। भाई ये पोल हमने PQ पोल हो गया, AB टावर हो गया, ये BC इसकी टावर की शेडो हो गई, ये QR उसकी शेडो हो गई पोल की, इस तरह से आप लिख देना। मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके अंदर मैं सिमिलर प्रूफ करना है इनको, जब भी हम इनके साइड को रेशो के गोल रख के लेकर आएंगे। देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्या होगा जी, Q होगा बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं ये। ठीक है, चलिए अब और क्या इसमें कॉमन है, कुछ दिख रहा है आपको, सोचिए ज़रा सा। ये साइड भी अलग अलग है, ये साइड तो पता ही नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ना ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के। क्यों होगा, सुनो मेरी बात, ये जो शेडो पड़ रही है ये इधर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि लाइट और सूरज की जो रोशनी है वो इधर से कहीं पड़ रही होगी। जब ऐसे रोशनी पड़ेगी जब भी तो शेडो उधर बनेगी। समझ में आ रही है बात, करके दिखाऊँ ये भी, चलो करके दिखा देता हूँ, रुको 1 मिनट। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास, ये हमने जलाई इसकी सूरज की रोशनी, जल जा भाई, फ़ोन आ जाता है एक तो बीच में, अभी जलाता हूँ। ये हमने जलाई, अरे वाह भाई वाह, जल गई। ठीक है, ये हमने जलाई सूरज की रोशनी, ये है हमारा पोल। अब ये जब सूरज की रोशनी यहाँ से पड़ेगी तो ये हमारा पोल है, तो देख आप शेडो खुद देख सकते हैं, शेडो किधर जा रही है, दिख रहा है आपको। ये अगर हमारा पोल है तो शेडो हमारी इधर गई। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारा ये पोल है और यहाँ से रोशनी पड़ रही है, तो इस तरीके से अगर पोल खड़ा है तो ये रोशनी जो है शेडो उधर जाएगी, तो ये हमारी शेडो चली गई। अब एक चीज़ और देखिए, सूरज जो है ना वो सेम टाइम पर शेडो मार रहा है, एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल शेडो का यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ जो ये एंगल है, ये एंगल कैसा होगा, ये एंगल आपका दोनों में बराबर रहेगा। ये चीज़ आपको समझनी थी यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये आपका कौन सा एंगल है, ये भी आपका इक्वल एंगल है। और यहाँ पे आप लिख देंगे इवोल्यूशन, इस तरह से एंगल आपका आ जाएगा सूरज की रोशनी से बना। ठीक है, एंगल मेड बाय शेडो, इस तरह से आप लिख सकते हैं सिंपल एज वर्ड में। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी, कौन सी सिमिलैरिटी है जी, एंगल, बाय एंगल सिमिलैरिटी, ट्राइंगल जो है हमारे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये आपके कैसे हो गए, सिमिलर हो चुके हैं। ब्लैक पेन से लिखूंगा, ये हल्का हो गया थोड़ा। देखिए अब सिमिलर जब हो गए, अब इनकी साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो अब AB अपॉन PQ जो होगा, अब नाउ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, अब रेशियो बराबर हो गया, सिमिलर हो चुके हैं, BPT थ्योरम। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो AB तो हमें पता ही नहीं है भाई, टावर की हाइट तो हमें पता नहीं, इसको हम x मान लेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर x, तो इसको हम यहाँ पर AB को हम x मान लेंगे, या फिर AB का AB ही रहने देंगे हम। PQ हमें पता है, PQ कितना है 6 है, BC पता है 28 है, QR भी पता है 4 है। अब यहाँ पे इसको काटेंगे, 4 सत्ते 28 और 6 की इससे मल्टीप्लाई होगी, 6 सत्ते आपके हो जाएंगे 42। तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 × 7 इज इक्वल टू 42 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। ये लास्ट में आपको लिखना ही पड़ेगा, जो पूछा है ना वो लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको लिख के छोड़ दो ये आंसर। आधा नंबर आपका इस चीज़ का भी होता है, तो आप लिखेंगे क्लियर हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, टावर की हाइट पूछी थी ना हमसे, AB थोड़ी पूछा था, तो हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। तो इस तरीके से अपना आंसर हम लिखेंगे, उसको बॉक्स में बंद करेंगे और फिर हमारे पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। और एक सवाल और इसके बाद, वो भी सिंपल है, सिमिलरिटी प्रूफ करनी है, आप कर लेना। कितनी बार कराऊँ आपको मैं। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 6.3 जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारी पूरी हो चुकी है। बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा मैं आपको। बहुत ही संपूर्ण, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से आप यहाँ पर मेरे साथ सीखते हुए आए हैं, पूरा चैप्टर सीख रहे हैं आप। लेकिन मैं आपको पूरा ही सिखा के जाऊँगा, इससे पहले नहीं जाने वाला। अब हम बढ़ेंगे आगे 6.4 की तरफ।
6.4 में आपका है एरिया से रिलेटेड एक्सरसाइज आने वाली है अब आपकी, ठीक है। अब हमारे क्राइटेरिया हो गए, सिमिलरिटी हो गई, क्या होती है सब पढ़ लिया। अब आएगा एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के, दो ट्राइंगल्स अगर हैं उनका एरिया अगर है तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल का। मान लो ये दोनों सिमिलर हैं, हमें इसका एरिया पता है, क्या हम इसका निकाल सकते हैं? तो ये भी कमाल की बात है, कमाल की एक्सरसाइज है, मजा आएगा करने में। आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4।